अर्थ के ऊपर लाइफ नहीं होती अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता, और एटमॉस्फेयर नहीं होता तो आप नहीं होते और मैं नहीं होता, और आज हम यहां पर सोशल साइंस का ये चैप्टर नहीं पढ़ रहे होते। हाय, आई वेलकम यू ऑल टू सीबीएसई इनसाइडर। मैं हूं आपका प्रांशु भैया, और इस चैनल के ऊपर सोशल साइंस की जो आपकी न्यू बुक आई है उसके सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट कर रहे हैं। ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8 हम कवर कर चुके हैं, और आज हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3 कवर करने वाले हैं। एटमॉस्फेयर हमारे लिए इतना ज्यादा जरूरी है कि इसके बिना लाइफ अर्थ के ऊपर पॉसिबल ही नहीं होती। और आज हम एक वीडियो के माध्यम से ये पूरा चैप्टर एनसीईआरटी का कंप्लीट कर लेंगे और कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और जी हां, नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना कि नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर के ऊपर आपको चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी हम यहां पर सबसे पहले समझेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। देखिए, जैसे विंटर्स के अंदर आपको सर्दी लगती है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, कोई ना कोई स्वेटर पहन लेंगे, कोई ना कोई जैकेट पहन लेंगे, या फिर रात को सोते हुए भी आप एक ब्लैंकेट लेकर सोते हैं। इसी तरह से जो हमारी अर्थ है, इसने अपने ऊपर एक ब्लैंकेट ले रखा है, और ये ब्लैंकेट किस चीज का ले रखा है? एयर का। और अर्थ के आसपास ये जो ब्लैंकेट है जो उसने अपने ऊपर ले रखा है एयर का, इसे ही हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो यहां से पहली बेसिक डेफिनेशन आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। अभी एयर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? तो मैं कहूंगा आपको गैसेस देखने को मिलेंगी। और गैसेस कौन कौन सी? इसके अंदर नाइट्रोजन है, इसके अंदर ऑक्सीजन है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है। बहुत सारी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है। अभी मुझे बताइए कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको ये क्यों कहा कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो आप और मैं नहीं होते, और आज हम ये सोशल साइंस का लेक्चर नहीं पढ़ रहे होते। उसका यही सिंपल सा रीजन है कि एटमॉस्फेयर के अंदर ये सारी गैसेस है, और आपको पता है कि लाइफ अर्थ के ऊपर क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि ऑक्सीजन है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं होती तो आप और मैं एग्जिस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि एनिमल्स है चाहे ह्यूमन बींग्स है, सभी सांस किसकी वजह से लेते हैं? ऑक्सीजन की वजह से लेते हैं। इसके अलावा आपको पता है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, हम सांस नहीं ले पाते अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता। इसके अलावा जो नाइट्रोजन है वो भी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है क्लोरोफिल बनाने में। प्लांट्स के अंदर प्रोटीन बनाने में नाइट्रोजन जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये सारी गैसेस नहीं होती अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता, और लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। देखो, एग्जाम में ना दो तरह से क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। वो या तो ये पूछ लेंगे कि एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर वो ये पूछ लेंगे कि एटमॉस्फेयर अगर होता ही नहीं तो क्या होता। तो दोनों का आंसर सेम है। एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई इसकी वजह से ही लाइफ एग्जिस्ट करती है, और अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एटमॉस्फेयर की वजह से ही जो हमारी अर्थ है उसका टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है। ध्यान देना, मेंटेन्स अर्थ टेम्परेचर बाय ट्रैपिंग हीट। होता क्या है, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो डे के टाइम पर हमारा जो लैंड है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता, और रात के टाइम पर लैंड जो है वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता। दोनों के बीच में डिफरेंस जो है बहुत ज्यादा जमीन आसमान का होता, जिसकी वजह से लाइफ जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती। मान लो दिन के अंदर टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और रात को हो जाता -30 डिग्री सेल्सियस, तो लाइफ क्या पॉसिबल होती? नहीं पॉसिबल होती। तो यहां पर एटमॉस्फेयर क्या करता है, दिन के अंदर लैंड गर्म हो जाता है, सन से हीट आती है, अर्थ उस हीट को ऑब्जॉर्व कर लेता है, लेकिन रात को वो सारी हीट जो है स्पेस में वापस नहीं जाती है, उसमें से कुछ जो है एटमॉस्फेयर दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से रात को अचानक से बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज टेम्परेचर का नहीं आता है। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, मेंटेन्स अर्थ टेम्परेचर बाय ट्रैपिंग हीट, यानी कि दिन में जो हीट अर्थ ने अब्सॉर्ब की है उसे ट्रैप कर लेता है, रात को जाने नहीं देता। एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपको, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है वो -18 डिग्री सेल्सियस हो जाता। एवरेज टेम्परेचर, यानी कि अर्थ के ऊपर ज्यादातर जगहों पर आपको यही टेम्परेचर देखने को मिलता माइनस में। लेकिन फिलहाल अर्थ का एवरेज टेम्परेचर पता है कितना? एटमॉस्फेयर की वजह से वो है +15 डिग्री सेल्सियस। तो आप कह सकते हैं कि जो अर्थ का टेम्परेचर है उसे मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में एटमॉस्फेयर का रोल है। देन
जो हमारा सन है उससे कुछ हार्मफुल यूवी रेडिएशंस भी हमारे तक पहुंचती है, जिसे ओजोन लेयर हमारे तक पहुंचने नहीं देती। एटमॉस्फेयर के अंदर जो ओजोन लेयर होती है वो उसे अब्सॉर्ब कर लेती है और वो हमारे तक नहीं पहुंचती। इसका मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं उसे प्रोटेक्ट करने का काम भी कौन करता है? एटमॉस्फेयर करता है। प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन, यानी अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस हमारे तक पहुंच जाती, हमें स्किन कैंसर हो जाता, हमारी आंखें खराब हो जाती और लाइफ एग्जिस्ट यहां पर नहीं कर पाती। इसके अलावा आप जो देखते हैं कि यार क्लाउड्स बनते हैं, रेनफॉल होती है, जितने भी क्लाइमेट और वेदर के फिनोमिनाज हैं ये सभी के सभी पॉसिबल है क्योंकि एटमॉस्फेयर है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्लाउड्स नहीं होते, एटमॉस्फेयर नहीं होता तो बारिश नहीं होती। इसके अलावा टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, सभी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारा एटमॉस्फेयर करता है। ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर, एयर के अंदर वाटर वेपर का कितना कंटेंट है उसे ही हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। और आपको पता है कि ये जो वाटर इवेपोरेट होता है जब उसकी एक लिमिट पहुंच जाती है कंडेंसेशन के बाद, तभी क्लाउड्स बनते हैं और तभी बारिश होती है। ये सारी चीजें आपने वाटर साइकिल के अंदर भी पढ़ी होंगी, लेकिन हम समझेंगे धीरे धीरे करके, सारी चीजें हम यहां पर समझेंगे। लेकिन ये जो पहली स्लाइड है यहां से दो ही क्वेश्चंस बनेंगे, या तो पूछ लेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है एटमॉस्फेयर की, या फिर दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या होता। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। देन यहां पर एक लाइन है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज एसेंशियल फॉर लाइफ। मैं आपको बता चुका हूं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सभी गैसेज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इट इज हेल्ड अराउंड द अर्थ बाय ग्रेविटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जरा ध्यान से समझना। देखो होता क्या है कि जब हम कोई भी लेक्चर स्टार्ट करते हैं ना, उसके अंदर कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, अगर उसे हम नहीं समझते हैं तो हमारे कंसेप्ट कभी भी बिल्ड नहीं हो पाते। तो एक एक चीज हमें यहां पर क्लियर होनी चाहिए। इट इज हेल्ड अराउंड द अर्थ बाय ग्रेविटी। जैसे कि मैंने कहा कि अर्थ ने अपने ऊपर ब्लैंकेट ले रखी है, तो ऐसा क्यों नहीं है कि जो गैसेज है वो कहीं स्पेस में बिखर जाए, अर्थ के आसपास ही क्यों है? क्योंकि जो गैसेज है उनका भी कुछ ना कुछ मास होता है और अर्थ जो है फोर्स लगाता है हर एक चीज के ऊपर। जैसे हम अर्थ के ऊपर क्यों खड़े हैं? क्योंकि अर्थ जो है ग्रेविटी की वजह से हमें नीचे की तरफ खींच रही है। अगर मैं ऊपर से पेन फेंकूंगा तो वो नीचे की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि अर्थ जो है उसके ऊपर फोर्स लगा रही है, ग्रेविटी लगा रही है। ग्रेविटी की वजह से जो है कोई भी चीज अर्थ की तरफ खींची चली जाती है। तो जो हवा है, एयर है, उसके अंदर भी तो गैसेज है और उन गैसेज का भी तो मास है। तो वो जो गैसेज है वो भी अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ही अर्थ के ऊपर हमें देखने को मिलती है। और एक चीज ध्यान में रखना, मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है? अभी मुझे ये बताओ कि गैसेज आपको कहां पर ज्यादा देखने को मिलेंगी, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से सुनना। मैंने आपको कहा कि ग्रेविटी की वजह से एयर जो है अर्थ की तरफ नीचे खींची चली जाती है। इसी वजह से अर्थ की जो डेंसिटी है, सॉरी एयर की जो डेंसिटी है वो नीचे की तरफ ज्यादा होती है। एयर की डेंसिटी नीचे की तरफ ज्यादा होती है और ऊपर की तरफ जो है कम होती है। और इसका सिंपल सा रीजन है कि ये जो ग्रेविटी है, ये जो फोर्स है, ज्यादा कहां पर लगेगी? पृथ्वी के पास ज्यादा लगेगी। और जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे वो फोर्स जो है कम होनी शुरू हो जाती है, उसका अमाउंट जो है कम होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से एयर की डेंसिटी ज्यादा आपको अर्थ के आसपास देखने को मिलेगी और जैसे जैसे अर्थ से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे एयर की डेंसिटी जो है कम हो जाती है। डेंसिटी का सिंपल सा मतलब है, डेंसिटी का मतलब है मास ओवर वॉल्यूम। जैसे इतनी जगह पर पहले मान लो 10 एयर के एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, और इतनी जगह पर सिर्फ 4 हैं, तो यहां पर क्या हुआ कि नंबर ऑफ एटम्स कम हो गए सेम जगह पर। दैट मींस कि एयर की डेंसिटी कम हो गई। सिंपल है बात, ध्यान में रखोगे। अभी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसकी तरफ हम चलते हैं, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। मैंने आपको कहा कि जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। अभी उसके अंदर कौन कौन सी गैसेस है और वो कितनी मात्रा में है ये हमें यहां पर पता होना चाहिए। मेजर गैसेस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 78% है, लेकिन इसका यूज हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। ये पिछली क्लासेस के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, समझा होगा। देखो जैसे ऑक्सीजन है, हम सीधा ही सांस लेंगे, ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी, लेकिन नाइट्रोजन का यूज जो है वो डायरेक्टली नहीं किया जा सकता।
हालांकि जो हमारे प्लांट्स हैं वो क्लोरोफिल बनाते हैं नाइट्रोजन की मदद से, इसके अलावा प्रोटीन्स बनाते हैं नाइट्रोजन की मदद से, और नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं जिनकी मदद से वो नाइट्रोजन का यूज करते हैं एयर से। तो ना ही प्लांट्स और ना ही एनिमल्स नाइट्रोजन का डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास में है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा है 21%। इसका फायदा क्या है? जो भी रेस्पिरेशन होती है, जो भी हम सांस लेते हैं ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, वो किसकी वजह से लेते हैं? ऑक्सीजन की वजह से। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑक्सीजन का, और वो है कंबस्टन। किसी भी चीज को आप आग लगाते हो, वो आग लगती है हवा की वजह से। अगर हवा नहीं होगी तो कंबस्टन का जो प्रोसेस है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। चाहे आप घर में चूल्हा जलाते हो, ठीक है, तो वहां पर भी आप देखोगे कि कंबस्टन का प्रोसेस होता है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होगी तो खाना आप यहां पर नहीं बना पाएंगे। उसके अलावा बाकी गैसेस भी हमें देखने को मिलती है। 99% तो यही गैसेस है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बाकी क्या बचा? आर्गन जो है वो थर्ड नंबर पे आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड उसके बाद में आता है, जिसकी मात्रा काफी ज्यादा कम है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा कम है, सिर्फ 0.04% है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, और आपको पता है बिना कार्बन डाइऑक्साइड के फोटोसिंथेसिस पॉसिबल ही नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि दिन के टाइम पर जो सन से रेज आती है, हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है, और उसके बाद में वो हीट एटमॉस्फेयर बाहर नहीं जाने देता। उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कार्बन डाइऑक्साइड का, उस हीट को ट्रैप करने में। इसी वजह से तो हम कहते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई तो हमें ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन भी देखनी पड़ सकती है। तो ध्यान में रखना, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज्यादा कम है, लेकिन इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर मैं आर्गन की बात करूं तो ये एक इनर्ट गैस है। केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ेंगे, इनर्ट गैस का क्या मतलब होता है कि ये जल्दी केमिकल रिएक्शन नहीं करती, जल्दी केमिकल रिएक्शन नहीं करती। हालांकि जो बल्ब है और वेल्डिंग है, वहां पर आर्गन जैसी गैसेस का यूज होता है। उसके बाद में आपकी बाकी गैसेस आती हैं जो 0.03% है, जिसमें नियॉन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, हाइड्रोजन है, जीनोन है, ओजोन है। तो ध्यान में रखना, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कंपोजिशन क्या है एटमॉस्फेयर की, आप इस तरह का डायग्राम बना देना, सर्कल बना देना, अर्थ को शो कर देना, और शो कर देना कि नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन जो है 21% है, आर्गन 0.93% है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है, और बाकी गैसेस 0.03% है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि क्या एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है उसमें सिर्फ गैसेस है? नहीं, गैसेस के अलावा भी कुछ कंपोनेंट्स है, जिसमें से एक है वाटर वेपर और दूसरा है डस्ट पार्टिकल्स। और ध्यान में रखना, ये जो बारिश होती है इन्हीं वाटर वेपर्स की वजह से होती है। जब वाटर वेपर जो है हमारे कंडेंस कर जाते हैं, इनकी कंडेंसेशन होती है। वाटर वेपर्स क्या होते हैं? आपको पता है कि ओशियंस है, लेक्स है, ग्राउंड वाटर है। तो सन की हीट की वजह से वाटर जो है इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होने का मतलब वाटर लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट के अंदर चला जाता है, और गैसीय स्टेट में चले जाने के बाद में वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। और जब वो दोबारा से ठंडा होता है, यानी कि दोबारा से वो गैसीय स्टेट से लिक्विड स्टेट में आता है, तब हमें बारिश देखने को मिलती है। और इसके लिए क्लाउड्स बनने जरूरी होते हैं, और यहां पर ये जो डस्ट पार्टिकल्स है ना, ये मदद करते हैं क्लाउड्स बनाने में। क्योंकि वाटर वेपर जो है उन्हें कोई ना कोई सरफेस चाहिए होता है कंडेंसेशन के लिए, और ये कंडेंसेशन के लिए जो सरफेस है इन्हें डस्ट पार्टिकल्स ही प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स जो है लाइट को भी स्कैटर करते हैं। तो ध्यान में रखना, देखो होता क्या है कि मैं आपको सभी के यूजेज साथ साथ बताता चलता हूं, ताकि आपको कुछ भी रटना ना पड़े। ऐसा ना हो कि आपको थोड़ा सा बोझ लगे याद करने के लिए। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि यार जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, ब्लैंकेट ऑफ एयर है। फिर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि एटमॉस्फेयर जरूरी क्यों है, फिर बता दिया उसमें गैसेस है, फिर बताया कि गैसेस के अलावा भी दो चीजें हैं। पहला है वाटर वेपर। वाटर वेपर का मतलब कि वाटर लिक्विड स्टेट में नहीं है, बल्कि इवेपोरेट होकर गैसीय स्टेट में चला गया है। और कल को जब इसकी कंडेंसेशन होगी, यानी जब वो दोबारा से अपना लिक्विड स्टेट के अंदर आएगा, तब हमें प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल देखने को मिलेगी। देन डस्ट पार्टिकल्स भी हमें एटमॉस्फेयर के अंदर देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंस, वाटर वेपर हेल्प्स इन क्लाउड फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने आपको समझाया, आज वो लिक्विड स्टेट में है, कल को क्लाउड्स बनेंगे, कंडेंसेशन होगी और हमें प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगी, रेनफॉल देखने को मिलेगी। प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल के अंदर डिफरेंस क्या है? देखो, जो हमारा पानी है, वाटर है,
वो किसी भी फॉर्म में अगर अर्थ के ऊपर गिरता है उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं, और अगर वो लिक्विड फॉर्म में अर्थ के ऊपर गिरता है तो उसे रेनफॉल कहते हैं। जैसे मान लो पानी जो है वो स्नो की फॉर्म में अर्थ के ऊपर गिरा, उसे प्रेसिपिटेशन कहेंगे। चाहे वो रेन की फॉर्म में गिरा, उसे प्रेसिपिटेशन कहेंगे। चाहे आइस की शीट्स हैं उसके फॉर्म में गिरा, उसे भी प्रेसिपिटेशन कहेंगे। रेनफॉल हम तब कहते हैं जब पानी लिक्विड स्टेट में गिरता है। ओवरऑल जनरल टर्म इज प्रेसिपिटेशन। डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। वाटर वेपर यूजुअली रेंजेस बिटवीन 0.1% एंड 0.4%। एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन चेंजेस विद एल्टीट्यूड, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर आ जाइए वापिस। मैंने आपको एक चीज समझाई थी, मैंने आपको कहा कि जो एयर है, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर जो है, एयर जो है, वो चिपकी क्यों हुई है, अर्थ के आसपास ही क्यों चिपकी हुई है? वो चिपकी हुई है ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि अर्थ जो है एयर को अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से एयर की डेंसिटी जो है अर्थ के आसपास ज्यादा है। क्योंकि यहां पर फोर्स जो है अर्थ ज्यादा लगा सकता है, तो एयर के पार्टिकल्स, एयर के एटम्स यहां पर ज्यादा देखने को मिलेंगे, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे एयर की डेंसिटी कम होती जाएगी। दैट मीन्स एटमॉस्फेयर की जो कंपोजिशन है, एटमॉस्फेयर की जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म का क्या मतलब? यूनिफॉर्म का मतलब भाई ऐसा नहीं है कि यहां पर जितनी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिल रही है उतनी ही ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऊपर मिलेगी, नहीं। क्योंकि डेंसिटी जो है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा, वैसे वैसे डेंसिटी कम होती जाती है, जिसकी वजह से कंपोजिशन जो है एटमॉस्फेयर की यूनिफॉर्म नहीं रहती। और यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए आपका बन जाता है, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन चेंजेस विद एल्टीट्यूड। और इसका रीजन क्या है? रीजन इज सिंपल कि एटमॉस्फेयर अर्थ के आसपास है ग्रेविटी की वजह से, और इसी ग्रेविटी की वजह से डेंसिटी जो है हमारी एयर की अर्थ के पास में ज्यादा होती है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कम होती जाएगी। इसका मतलब ये जो गैसेस की लेयर है अर्थ के पास में ज्यादा मोटी है, ठीक है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना, ये जो गैसेस की लेयर है वो थिन होती जाएगी, थिन होती जाएगी, पतली होती जाएगी। नीचे की तरफ है थिक, ऊपर जाएंगे हाइट के साथ में तो ये पतली हो जाएगी, थिन हो जाएगी। देन हम यहां पर बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर का मतलब था ब्लैंकेट ऑफ एयर। अभी ये जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है ये अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड है। जैसे आपको ठंड लगती है तो आप स्वेटर भी पहन लेते हैं, स्वेटर के ऊपर जैकेट भी पहन लेते हैं। इसी तरह से यहां पर भी लेयर्स हैं, और इन लेयर्स को हम पढ़ेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं ये किस बेसिस पर बनाई गई हैं? पहला बेसिस है चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर बदलेगा, इस वजह से हमने लेयर्स को बाइफरकेट करके रखा है। दूसरा चेंज इन एयर डेंसिटी, जो कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि अर्थ के पास में डेंसिटी ज्यादा होती है, ऊपर की तरफ डेंसिटी कम होती है। तो ये लेयर्स की बाइफरकेशन हमने इसीलिए की है क्योंकि लेयर की डेंसिटी जहां पर थोड़ी सी यूनिफॉर्म है उसे अलग लेयर बना दिया, जब चेंज हुई तो ऊपर वाली लेयर हमने अलग बना दी। तो लेयर्स को हमने बाइफरकेट किया है चेंज इन एयर डेंसिटी के बेस पर। और तीसरा, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी, हाइट इंक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर और एयर डेंसिटी के अंदर चेंज आता है, जिसकी वजह से अलग अलग लेयर्स हमें देखने को मिलेंगी। एयर डेंसिटी इज हाईएस्ट नियर अर्थ सरफेस, समझा चुका हूं क्यों। डेंसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, ये भी आपको समझा चुका हूं। देखो कंसेप्ट आपके पहले ही मैं क्लियर कर देता हूं। अभी बात आती है 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की, और ये 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके बनेंगे। क्या क्या बनेंगे साथ साथ आपको बताता चलूंगा। पहले 5 लेयर्स कौन सी है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। आप कहेंगे इन 5 लेयर्स को याद कैसे रखूंगा? तो इसके लिए एक ट्रिक है। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, तुमसे मिलकर थोड़ा एक्साइटेड। तो देखो यहां पर ये ट्रिक है, इसके माध्यम से ये जो लेयर्स है याद रख लेना। तुमसे मिलकर थोड़ा एक्साइटेड, टी से है ट्रोपोस्फियर, एस से है स्ट्रेटोस्फियर, एम से है मीजोस्फियर, टीएच से है थर्मोस्फियर, ईएक्स से है एक्सोस्फियर। और इसी सीक्वेंस में ये लेयर्स याद होनी चाहिए। लेयर्स की इंपॉर्टेंस क्या है वो उसके बाद मैं बताता चलूंगा। लेकिन जिन बच्चों को दिक्कत आती है कि यार हम 5 लेयर्स को याद कैसे करें, तो ये ट्रिक है, ट्रिक ध्यान में रखना। और ऐसे आपको ये 5 लेयर्स जो है याद हो जानी चाहिए, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर।
अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, टेम्परेचर और एयर डेंसिटी के अंदर हमें चेंज देखने को मिलेगा। एयर डेंसिटी का तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे एयर डेंसिटी कम होती जाएगी। लेकिन टेम्परेचर का क्या? देखो, टेम्परेचर किसी लेयर के अंदर बढ़ता है और किसी लेयर के अंदर कम होता है। इसी वजह से टेम्परेचर एक स्पेशल केस है जिसे हमें यहां पर ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले तो आप यहां पर देखिए, ये है क्या? ट्रोपोस्फियर। ये है हमारा क्या? ट्रोपोस्फियर, जहां पर हम रहते हैं। और मोस्टली आपको जो पहाड़ियां हैं, प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, यहीं पर देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट जितने भी क्लाउड्स हैं, वेदर फिनोमिना है, वो सारे ही आपको ट्रोपोस्फियर के अंदर देखने को मिलेंगे। ये चीज आपको क्लियर हो गई। ट्रोपोस्फियर वो लेयर है जहां पर हम हैं, अर्थ के पास में, जहां पर एयर डेंसिटी ज्यादा है, जहां पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन की कंपोजिशन जो है ज्यादा है, जहां पर माउंटेन्स है, जहां पर प्लेन्स है। और आपको पता है कि जैसे कोई बंदा प्लेन्स में रहता है और कोई बंदा माउंटेन्स में रहता है, वहां पर टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। कभी नोटिस किया आपने? अगर आप मान लो राजस्थान में रह रहे हो, दूसरी तरफ आप किसी हिल स्टेशन पर चले गए, ठीक है, हिल स्टेशन मान लो लद्दाख चले गए आप, तो लद्दाख में टेम्परेचर कम मिलेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि ट्रोपोस्फियर के अंदर जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है। ध्यान देना, टेम्परेचर स्पेशल केस है, सभी के ऊपर यह लागू नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हाइट बढ़ रही है तो टेम्परेचर हमेशा कम हो रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि हाइट बढ़ रही है तो टेम्परेचर हमेशा बढ़ रहा है। एयर डेंसिटी के केस में ऐसा है कि एयर डेंसिटी नीचे ज्यादा है, ऊपर कम है। लेकिन ध्यान से सुन लो मेरी बात, क्योंकि टेम्परेचर वाली बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशल केस है। तो जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया कि ट्रोपोस्फियर वो जगह है जहां पर हम रह रहे हैं, और आपने ये ऑलरेडी नोटिस किया भी होगा कि अगर हम किसी हिल स्टेशन के ऊपर जाते हैं तो हाइट बढ़ने के साथ में टेम्परेचर जो है हमारा गिर जाता है। और यहां पर इस व्हाइट लाइन को देखना ध्यान से, ये जो व्हाइट लाइन है ये जा रही है लेफ्ट की तरफ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर जो है मेरा कम होता जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देन उसके बाद में बात आती है स्ट्रेटोस्फेयर की। अभी स्ट्रेटोस्फेयर के केस में उल्टा होता है, यहां पर जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर जो है मेरा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। आप यहां पर देखेंगे इस वाली व्हाइट लाइन को, एनसीईआरटी के अंदर ना ये पिक्चर दे रखी है और उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन कल को क्वेश्चन जो है यहीं से बनेंगे, तो आपको पता होना चाहिए ये डायग्राम बताता क्या है। यहां पर ये जो व्हाइट लाइन है ये जब राइट की तरफ जा रही है ना, राइट की तरफ जाने का मतलब टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है। तो आप कहेंगे कि जो पहली लेयर है उसमें हाइट बढ़ने से टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जो दूसरी लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, टेम्परेचर हाइट बढ़ने से टेम्परेचर जो है हमारा इंक्रीज होता है। अभी आप मेरे को बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एक लेयर हमें देखने को मिलती है जिसका नाम है ओजोन। और ओजोन क्या करती है? हमारा जो सन है, सन से हार्मफुल यूवी रेडिएशन आ रही है उसे अब्सॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से हमें स्किन कैंसर नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी आंखें खराब नहीं होती। तो ओजोन जो है यहां पर सन से आ रही रेज को अब्सॉर्ब करती है, जिसकी वजह से इस वाले पार्ट का टेम्परेचर बढ़ जाता है। यहां पर हाइट बढ़ने के बावजूद भी टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहां पर ओजोन लेयर प्रेजेंट है, ध्यान में रखना। देन थर्ड लेयर मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर के केस में आप देखोगे दोबारा से जो व्हाइट लाइन है वो लेफ्ट की तरफ है, आप देखो ध्यान से। इसका मतलब मीजोस्फेयर में दोबारा से हाइट बढ़ने के साथ में टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता है। और जब मैं बात करूंगा थर्मोस्फेयर की, तो थर्मोस्फेयर में दोबारा से राइट की तरफ है, तो थर्मोस्फेयर में हाइट बढ़ने से टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है। रीजन मैं आपको सभी के बताऊंगा। जैसे अगर मैं मीजोस्फेयर की बात करूं, मीजोस्फेयर में हाइट बढ़ने के साथ में टेम्परेचर क्यों कम हो रहा है? इस वजह से कम हो रहा है क्योंकि यहां पर कोई भी ओजोन लेयर की तरह कोई ऐसी लेयर नहीं है जो चीजों को, हीट को अब्सॉर्ब कर पाए। इसी वजह से आप यहां पर देखोगे कि जैसे ही हाइट बढ़ी तो टेम्परेचर बहुत फास्ट तरीके से कम हो गया, गिर गया। और ये जो मीजोस्फेयर है ये सबसे ठंडी लेयर होती है, कोल्डेस्ट, सबसे ठंडी लेयर जो आपको देखने को मिलेगी वो है हमारी मीजोस्फेयर। देन उसके बाद में है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर के अंदर क्या होता है? दोबारा से टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर हाइट के साथ में क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जैसे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर थी अब्सॉर्ब करने के लिए, थर्मोस्फेयर के अंदर भी एक्स रेज जो है और कुछ यूवी रेडिएशन जो है वो अब्सॉर्ब होती है। वो क्या होती है?
एब्जॉर्ब होती हैं, जिसकी वजह से यहां पर भी टेम्परेचर बढ़ता है। केस क्लियर होना चाहिए आपको, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि स्पेशल केस है, दो फैक्टर्स के ऊपर डिवाइडेड है कि कैसे हम एटमॉस्फेयर को डिवाइड करेंगे, लेयर्स को डिवाइड करेंगे। एयर डेंसिटी का केस जो है सिंपल है, टेम्परेचर का केस थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, याद रखना, क्योंकि आपने ट्रिक के माध्यम से लेयर्स याद कर ली। अभी आपको पता है कि जो पहली लेयर है यहां पर क्या होगा, हाइट बढ़ने के साथ में टेम्परेचर डिक्रीज होगा, दूसरे वाले में होगा इंक्रीज, तीसरे वाले में होगा डिक्रीज, और फोर्थ वाले में होगा फिर से इंक्रीज। ठीक है, तो याद करना मुश्किल नहीं है, डिक्रीज है, इंक्रीज है, डिक्रीज है, फिर से इंक्रीज है। और रीजन मैंने आपको बता दिए कि यहां पर इस वजह से ऐसा हो रहा है क्योंकि ओजोन लेयर है वो हीट को अब्सॉर्ब कर रही है, इस वजह से टेम्परेचर बढ़ने के बावजूद यहां पर आप देखोगे कि टेम्परेचर बढ़ जाता है क्योंकि हीट एब्सॉर्ब हो रही है। यहां पर एक्स रेज और यूवी रेडिएशन जो है एब्सॉर्ब हो रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और मीजोस्फीयर के अंदर ऐसा नहीं हो रहा, ट्रोपोस्फीयर के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, इसी वजह से यहां पर हाइट बढ़ने के साथ में टेम्परेचर जो है कम होता है। और ध्यान देना, ये वाली व्हाइट लाइन सबसे ज्यादा लंबी आपको यहीं पर देखने को मिल रही है ना, इसी वजह से इसका मतलब ये है कि मीजोस्फीयर सबसे ज्यादा ठंडी लेयर है। तो ये ग्राफ आपको पढ़ना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो ये तो चीज हो गई क्लियर। देन इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इस डायग्राम को देखिए ध्यान से, डायग्राम को ध्यान से देखिए। स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर आपको देखने को मिल रहा है एरोप्लेन। ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? ऐसा इस वजह से देखने को मिल रहा है क्योंकि हम रहते हैं यहां पर पहली लेयर के अंदर, ट्रोपोस्फीयर के अंदर। तो जितने भी क्लाउड्स हैं, जितने भी वेदर फिनोमेना हैं, वो सारे हमें ट्रोपोस्फीयर के अंदर देखने को मिलते हैं। और स्ट्रेटोस्फीयर में कोई भी वेदर डिस्टर्बेंस नहीं होती। इसी वजह से जो हमारे एरोप्लेन है कहां पर उड़ते हैं, वो उड़ते हैं स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। क्योंकि यहां पर जब एरोप्लेन उड़ेंगे तो सामने से कोई विंड्स नहीं आ रही, क्लाउड्स उन्हें नहीं देखने को मिल रहे, तो क्लाउड्स के ऊपर उड़ते हैं एरोप्लेन। कौन सी वाली लेयर में? स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, ओजोन लेयर कहां पर है जो यूवी रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करती है, वो भी है स्ट्रेटोस्फीयर में। ट्रोपोस्फीयर की इंपॉर्टेंस क्या है? ट्रोपोस्फीयर की इंपॉर्टेंस है कि जो रेनफॉल हो रही है, जो क्लाउड्स हैं, जो वेदर फिनोमिनाज है, जो हवाएं चल रही है, विंड्स है, वो मोस्टली फिनोमिना हमें ट्रोपोस्फीयर के अंदर देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट चीज, मीटियोर्स। मीजोस्फीयर के अंदर जो मीटियोर्स होते हैं वो जल जाते हैं। देखो, स्पेस से बहुत सारी रॉक्स जो है वो पृथ्वी की तरफ आती है, उनमें से कुछ रॉक्स बहुत बड़ी बड़ी भी होती है। अब वो पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाती। और क्यों नहीं पहुंच पाती? मीजोस्फीयर की वजह से, और ये रास्ते में ही जल जाती है। मीजोस्फीयर में एंटर करते ही ये जो रॉक्स है ये जल जाती है। ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। और ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में ये जो रॉक्स है स्पेस से आ रही है, स्पेस में होता है वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब है कि वहां पर ये रॉक्स जो है किसी भी पार्टिकल के साथ में टकरा नहीं रही होती। लेकिन जैसे ही वो एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है तो यहां पर उसको एयर के पार्टिकल्स मिलेंगे जिससे वो टकराएगी। तो फ्रिक्शन की वजह से यहां पर मीटियोर्स जो है जल जाते हैं, आग लग जाती है, और हमारी अर्थ जो है सेफ रहती है, और ये चट्टानें जो है अर्थ के ऊपर नहीं गिरती। तो ध्यान में रखना, मीजोस्फीयर सबसे ठंडी लेयर भी है, और यहां पर जो मीटियोर्स है वो जल भी जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। चीज क्लियर हुई? देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर के अंदर आपको एक देखने को मिल रहा है सैटेलाइट। देखो, सैटेलाइट जो है लो अर्थ ऑर्बिट वाले भी होते हैं, यानी इतनी हाइट पर भी आपको देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा इससे ऊपर वाली हाइट्स पर भी सैटेलाइट देखने को मिलते हैं। एनसीईआरटी ने यहां पर सैटेलाइट की पिक्चर डाली है। दैट मींस अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि सैटेलाइट कहां पर देखने को मिलती है, तो आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से कहोगे थर्मोस्फीयर के अंदर ही सैटेलाइट हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि थर्मोस्फीयर के ऊपर भी सैटेलाइट्स हो सकते हैं, ये लो अर्थ ऑर्बिट वाले सैटेलाइट्स होते हैं। देन यहां पर हमें एक फिनोमेना देखने को मिलता है, ब्यूटीफुल ऑरोरा। आगे जाकर पढ़ेंगे, मैं आपको एक स्लाइड में प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा कि ऑरोरा क्या होता है। देन उसके बाद में है एक्सोस्फीयर, जो हमारी लास्ट लेयर है। ठीक है, और लास्ट लेयर है, इसमें भी आप देख सकते हो कि टेम्परेचर जो है कैसे बढ़ रहा है। अभी ये चारों लेयर्स आपको क्लियर हो गई। अब हम यहां पर एक बार सभी लेयर्स को समराइज कर लेंगे। वैसे सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। सबसे इंपॉर्टेंट था कि टेम्परेचर जो है वो कैसे चेंज हो रहा है एल्टीट्यूड के साथ। ये चीजें डायरेक्टली एनसीईआरटी के अंदर नहीं लिखी होती, लेकिन हमें समझना पड़ता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। देन हम यहां पर अगर देखें तो ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर क्या है? लोएस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भाई यहां पर हम रहते हैं
ऑक्सीजन हमें मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, जो लाइफ है यहीं पर है, रेनफॉल, क्लाउड सब कुछ यहां पर है। इसी वजह से ये लेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे, व्हाई ट्रोपोस्फियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, बताना पड़ेगा। इसकी एवरेज हाइट कितनी है? 12 किलोमीटर। टेम्परेचर डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, सोच सकते हो आप, प्लेन्स के ऊपर रह रहे हो, हिल स्टेशन के ऊपर गए, हिल स्टेशन के ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर एल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज होगा। कंटेन्स मोस्ट ऑफ द एयर, वाटर वेपर एंड क्लाउड्स, यानी मोस्टली एयर, वाटर वेपर, क्लाउड्स यहीं पर है, क्योंकि मैंने आपको बताया ग्रेविटी की वजह से एयर डेंसिटी सबसे ज्यादा नीचे है। ऑल वेदर फिनोमेना ऑकर हियर, अपर बाउंड्री इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। ध्यान देना, एक चीज यहां पर रह गई है, जब दो लेयर्स के बीच वाली बाउंड्री है ना, उनके नाम पता होने चाहिए। ट्रोपोस्फेयर आया, फिर इस बाउंड्री को हम कहते हैं ट्रोपोपॉज, जिसके बाद में स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होता है। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद में आता है स्ट्रेटोपॉज, जिसके बाद में मीजोस्फेयर शुरू होता है। फिर आता है मीजोपॉज, जिसके पास बाद में थर्मोस्फेयर शुरू होता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर की जो बाउंड्री है उसे क्या कहते हैं? ट्रोपोपॉज कहते हैं। तो जो नीचे वाली लेयर है उसके नाम पर ही उसका नाम रखा गया है, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोपॉज, मीजोस्फेयर, मीजोपॉज, थर्मोस्फेयर। चीज है क्लियर? तो ट्रोपोस्फेयर क्लियर हो गया, सबसे नीचे वाली लेयर। देन स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर। ट्रोपोस्फेयर थी 12 किलोमीटर तक, उसके बाद में 50 किलोमीटर तक आ गई, 12 से 50 तक आ गई स्ट्रेटोस्फेयर। आइडियल लेयर फॉर एरोप्लेन्स, मैंने बता दिया क्यों है, क्योंकि नीचे ट्रोपोस्फेयर के अंदर क्लाउड्स है, वेदर फिनोमिनाज है, वेदर डिस्टर्बेंसेस है, इस वजह से। कंटेन्स द ओजोन लेयर, यहां पर ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर हमें यूवी रेस से बचाती है, जिसकी वजह से हमें स्किन कैंसर नहीं होता, आंखें खराब नहीं होती, और इसकी बाउंड्री को कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। देन हम यहां पर देखते हैं मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर जो है ये 80 किलोमीटर तक हमें देखने को मिलेगा। सिंपल, टेम्परेचर डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर डिक्रीज क्यों करता है, क्योंकि यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो सन की रेज को ऑब्जॉर्व कर सके, इसी वजह से यहां पर ड्रास्टिकली जो है टेम्परेचर गिरता है, और ये कोल्डेस्ट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की। मोस्ट मीटियोरॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर, क्यों? क्योंकि वो वैक्यूम से आ रहे हैं, स्पेस से आ रहे हैं, वहां पर वो किसी से टकराते नहीं, उनकी स्पीड होती है बहुत ज्यादा। आप इसी तरह से सोचो, मान लो आप 50 किलोमीटर ऑवर पे स्कूटी चला रहे हो, ठीक है, तो आपको सामने से हवा इतनी तेज नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप 200 किलोमीटर पर आवर पे चला रहे हो तो हो सकता है आप सामने देख भी ना पाओ। तो यहां पर जो मीटियोरॉइड्स हैं ये तो हजारों किलोमीटर की स्पीड से आ रहे होते हैं, और जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो एयर के पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल से टकराते हैं, फ्रिक्शन होती है, और फ्रिक्शन होने के बाद में बूम, अपर बाउंड्री इज कॉल्ड मीजोपॉज। सिंपल है, ये क्वेश्चंस तो आपके कभी गलत नहीं होंगे, इतने अच्छे से आपको समझाया। देन थर्मोस्फेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम 80 टू 700 किलोमीटर। ध्यान देने वाली बात है, थर्मोस्फेयर के अंदर ही एक इसका पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर, और आइनोस्फेयर इसे क्यों कहा जाता है? इस वजह से कहा जाता है कि जो एक्स रेज है, जो यूवी रेडिएशंस है, वो जब सन से आ रही हैं तो यहां पर एयर के जो एटम्स होते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। एक्सरेज उनके ऊपर गिरती हैं, एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, और ये जो एटम्स हैं ये एक चार्ज पार्टिकल बन जाते हैं, और ये जो चार्ज पार्टिकल बन जाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। इसी वजह से थर्मोस्फेयर के बीच में एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा जिसे आयनोस्फेयर कहते हैं। ध्यान में रखना, देखो ये साइंस वाला पार्ट है, ये सिर्फ समझने के लिए है। एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं पूछेंगे कि भाई आयनोस्फेयर के अंदर चार्ज पार्टिकल कहां से आए, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ही यहां पर कि होता क्या है। जो एक्स रेज है वो आ रही है, एक्स रेज जो है एटम्स के ऊपर गिरती है, जैसे ही गिरती है इलेक्ट्रॉन्स एटम से अलग हो जाते हैं, वो चार्ज पार्टिकल बन जाते हैं, और यहां पर उन चार्ज पार्टिकल्स को आयन कहा जाता है। इसी वजह से थर्मोस्फेयर के अंदर आयनोस्फेयर भी देखने को मिलती है। तो कभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आयनोस्फेयर कहां है तो कंफ्यूज मत होना, आयनोस्फेयर का मतलब है थर्मोस्फेयर ही, उसी का ही पार्ट है आयनोस्फेयर। एक्सटेंड्स फ्रॉम 80 टू 700 किलोमीटर। टेम्परेचर इंक्रीजेस क्यों? क्योंकि यहां पर जो शॉर्ट वेव यूवी रेडिएशंस है और एक्स रेज है उन्हें अब्सॉर्ब करने का काम होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर यहां पर इंक्रीज होता है। लेकिन यहां पर कमाल बात पता क्या है? डेंसिटी इतनी ज्यादा कम होती है इतनी ऊपर जाकर कि अगर आप इस लेयर में चले भी जाएंगे ना तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि वहां पर एयर की डेंसिटी ही नहीं है। एयर की डेंसिटी नहीं होगी तो आपको गर्मी फील ही कैसे होगी? हेल्प्स इन रेडियो कम्युनिकेशन। रेडियो कम्युनिकेशन में ये आयनोस्फेयर वाली जो लेयर है यही हेल्प करती है। होता क्या है कि मान लो इसी डायग्राम पर आ जाते हैं हम, ये है थर्मोस्फेयर। मान लो यहां पर कोई रेडियो स्टेशन है हमारी पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, यहां से वेव जाती है, रेडियो वेव टकराती है इन आयन से, आयनोस्फेयर से, और वापस आती है। इसी वजह से जो रेडियो स्टेशन है, जो रेडियो वेव्स है,
वो हमारी उनकी कम्युनिकेशन होती है किसकी मदद से? थर्मोस्फेयर की मदद से। आइनोस्फेयर इज पार्ट ऑफ दिस लेयर। जैसे कि मैंने आपको बताया आइनोस्फेयर जो है इसका पार्ट है, और आइनोस्फेयर जो है रेडियो कम्युनिकेशन में मदद करता है। रेडियो कम्युनिकेशन का मतलब जो रेडियो वेव्स हैं वो हम एटमॉस्फेयर में भेजते हैं और इस लेयर से टकराकर दोबारा हमारे पास में आती है। जैसे मान लो ये है रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन में कोई गाना बजाया है उन्होंने, अभी मैं कार के अंदर रेडियो सुन रहा हूं, तो यहां पर रेडियो स्टेशन से वेव गई एटमॉस्फेयर में, थर्मोस्फेयर तक, वहां से टकराकर मेरी कार तक उसका सिग्नल पहुंच रहा है, आप तक पहुंच रहा है, और ये सब हो रहा है थर्मोस्फेयर की मदद से। ऑरोराज ओकर हियर, इसे समझ लेते हैं। वेरी ब्यूटीफुल कलरफुल लाइट डिस्प्ले नियर दी अर्थ पोल्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने इस तरह की सुंदर लाइट्स देखी है? अगर नहीं देखी ना तो जीवन में इतनी मेहनत करना कि एक बार मौका मिले ये सुंदर लाइट, सुंदर फिनोमिना देखने का। शायद पृथ्वी में इससे ज्यादा सुंदर कुछ नहीं है। और ये आपको कहां पर देखने को मिलेंगी? ये आपको देखने को मिलेगी या तो नॉर्थ पोल के ऊपर या तो साउथ पोल के ऊपर। और आप कहेंगे कि ये जो सुंदर लाइट्स है ये है क्या, ये चीज क्या है जो हमें देखने को मिल रही है? देखने में तो बहुत ज्यादा सुंदर है, इसी का ही नाम है अरोरा। ध्यान से सुनना, देखो ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है डॉन या फिर मॉर्निंग लाइट। इसका मतलब होता है डॉन या फिर मॉर्निंग लाइट। रोमन गॉडेस थी जिसका नाम था अरोरा, उसके नाम पर ही इसका नाम जो है रखा गया है। एक्चुअल में ये जो सुंदर लाइट्स है हमें देखने को क्यों मिल रही है? जो हमारा सन है वो सिर्फ और सिर्फ लाइट नहीं भेजता, सन जो है कुछ चार्ज पार्टिकल्स भी भेजता है। ध्यान देना, सन से कुछ चार्ज पार्टिकल्स भी निकलते हैं जो हमारी पृथ्वी की तरफ आते हैं। लेकिन कमाल की बात क्या है कि जो पृथ्वी है उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इन चार्ज पार्टिकल्स को अंदर एंटर नहीं करने देती। हालांकि जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है वहां पर इस मैग्नेटिक फील्ड की शेप कुछ इस तरह की होती है कि जो सन से ये जो चार्ज पार्टिकल्स पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से थोड़े से एंटर कर जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, और ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं इन्हें कहा जाता है सोलर विंड्स। अभी ये जो सोलर विंड्स है, ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो एयर के अंदर गैसेज है, कौन सी, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उनके साथ में टकराती हैं और उन्हें क्या करती हैं? उन्हें करती हैं एक्साइट। और केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ोगे, मुझे नहीं पता कि आपने वो चैप्टर अभी केमिस्ट्री के अंदर 9th में कंप्लीट कर लिया या नहीं, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर एक फिनोमेना होता है कि जब कोई भी एटम एक्साइट होता है तो वो हायर स्टेट में चला जाता है, हायर स्टेट में चला जाता है, और जब वो दोबारा से लोअर स्टेट में आता है तो वो लाइट एमिट करता है। ये केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, और वही यहां पर होता है। सन से चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं जिसे हम सोलर विंड्स कहते हैं। हालांकि वो बाकी जगह पर एंटर नहीं कर पाते, लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर एंटर कर जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करते हैं तो ये टकराते हैं एयर के पार्टिकल से। जब टकराते हैं तो वो एक्साइट हो जाते हैं, हायर स्टेट पे चले जाते हैं, और कोई भी एटम जब हायर स्टेट से लोअर स्टेट पे आता है तो वो लाइट्स रिलीज करता है, एमिट करता है, और हर एक एटम जो है अलग अलग लाइट्स जो है एमिट करता है। इसी वजह से यहां पर कलरफुल लाइट्स हमें देखने को मिलती हैं। तो ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। प्रोड्यूस्ड व्हेन चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द सन इंटरेक्ट विद गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, मैंने आपको बताया। और नॉर्थ और साउथ पोल पर क्यों मिल रहे हैं ये भी बताया। डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट गैसेस अलग अलग कलर्स प्रोड्यूस करती हैं। जैसे ऑक्सीजन अगर एक्साइट होकर लोअर स्टेट में आएगी अलग कलर प्रोड्यूस करेगी, नाइट्रोजन आएगी तो वो अलग करेगी। दो टाइप्स है, सीधी सीधी पता होनी चाहिए। नदरन हेमिस्फीयर में जो लाइट्स हमें देखने को मिलती है ये सुंदर, इनका नाम है अरोरा बोरियालिस, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो लाइट्स हमें देखने को मिलती है सुंदर, उनका नाम है अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये दोनों नाम आपको यहां पर पता होने चाहिए। कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका? देखो ये सारी चीजें जो मैं आपको समझाता हूं ना, साइंस के अंदर आप पढ़ोगे, यहां पर सिर्फ समझा रहा हूं ताकि आप कनेक्ट कर पाओ, सीधा रटना ना पड़े। हालांकि यहां पर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा कि भाई कैसे वो एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आया, ये सब साइंस के क्वेश्चन हैं। और सीबीएसई इसी के ऊपर तो फोकस कर रही है कि सब्जेक्ट्स को रिलेट करके पढ़ना आना चाहिए। देन हमारे पास में है एक्सोस्फीयर, लास्ट एंड फाइनल लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एयर इज एक्सट्रीमली थिन, मैंने आपको बताया डेंसिटी कम हो जाती है, तो जैसे ही आप लास्ट लेयर की तरफ जाएंगे तो सबसे ज्यादा थिन देखने को मिलेगी। लाइट गैसेज लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम एस्केप इनटू स्पेस, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सोस्फीयर की खास बात यही है। देखो मैंने आपको कहा कि एयर के अंदर गैसेज हैं जिसमें से हाइड्रोजन और हीलियम भी है।
पीरियोडिक टेबल आप जब केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा हाइड्रोजन और हीलियम जो है ये सबसे लाइट गैसेज हैं, सबसे हल्की है, जिनका मास जो है सबसे ज्यादा कम है। अभी मैंने आपको बताया कि ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस जैसे जैसे पृथ्वी से दूर जाएंगे कम होता जाएगा, तो यहां पर ये सबसे ज्यादा हल्की है और ग्रेविटी डिपेंड ही इसके ऊपर करती है, जिसका मास ज्यादा होगा उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगी, जिसका मास कम होगा उसके ऊपर फोर्स कम लगेगी। तो अब ये हाइड्रोजन और हीलियम ऑलरेडी पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है, जहां पर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस कम हो चुका है, फोर्स जो है कम हो चुकी है, और दूसरा ये बहुत ज्यादा लाइट होती है, जिसकी वजह से ये स्पेस में एस्केप कर जाती है। स्पेस में जाने का मतलब क्या है कि भाई ये एटमॉस्फेयर की हमारी लास्ट लेयर है, इसके बाद में आउटर स्पेस हमारा शुरू हो जाता है। सिंपल फॉर्म्स द ट्रांजिशन बिटवीन द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड आउटर स्पेस। जैसे कि मैंने आपको बताया इसके बाद में आउटर स्पेस शुरू हो जाता है, जहां पर वैक्यूम देखने को मिलेगा, यानी कि वहां पर एयर के पार्टिकल्स नहीं होंगे इतने। ऑल एटमॉस्फेरिक लेयर्स टुगेदर इन्फ्लुएंस अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, अर्थ के ऊपर जो भी आपको टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल सब कुछ देखने को मिल रहा है, इन्हीं लेयर्स की वजह से देखने को मिल रहा है। और एक चीज याद में रखना, जो ट्रिक आपको बताई है तुमसे मिलकर एक्साइटेड, लेयर्स इसी ऑर्डर में याद रखनी है। क्यों बन रही है? एयर डेंसिटी एंड टेम्परेचर की वजह से, और किस लेयर की क्या इंपॉर्टेंस है वो पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अभी हम यहां पर अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे और बात करेंगे वेदर और क्लाइमेट की। थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स इसके अंदर आएंगी, कुछ कंसेप्ट्स जो हैं आपको समझने होंगे। अगर एक बार समझ में लग गए तो ये वाला जो टॉपिक है कभी भी रटना आपको नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा इजी लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपकी बुक के अंदर एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसके ऊपर एयर जो है हर तरफ से प्रेशर लगाती है, हर तरफ से प्रेशर लगाती है, फिर भी हमें वो प्रेशर नॉर्मली फील क्यों नहीं होता? तो इसका आंसर ये है कि हमारी बॉडी भी इन रिटर्न अंदर से काउंटर प्रेशर जो है एयर के ऊपर लगाती है। इसी वजह से नॉर्मली जब जैसे मैं खड़ा हूं तो हर तरफ से एयर प्रेशर लगा रही है, फिर भी मुझे फील नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी बॉडी भी काउंटर प्रेशर लगा रही है। मेरी बॉडी के अंदर फ्लूइड है, मेरी बॉडी के अंदर ब्लड है, लंग्स है, तो ये भी काउंटर प्रेशर लगाने में यहां पर मदद करते हैं, जिसकी वजह से ये काउंटर हो जाता है और ये प्रेशर नॉर्मली हमें फील नहीं होता। लेकिन ध्यान देना, जैसे कोई एरोप्लेन में ट्रेवल कर रहा है तो वहां पर जनरली क्या होता है, ये जो प्रेशर है बाहर वाला एयर का और हमारी जो बॉडी लगा रही है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से लोगों के कान बंद होने शुरू हो जाते हैं, कान के ऊपर झप्पे लग जाते हैं जिसको बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना कि नॉर्मली जो बॉडी है वो काउंटर प्रेशर लगाती है, इसी वजह से हमें प्रेशर फील नहीं होता। अभी बात आती है वेदर एंड क्लाइमेट की। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। जब मैं वेदर की बात कर रहा हूं तो यहां पर बात हो रही है आज के मौसम की, यानी कि आज शाम को मौसम कैसा होगा, कल कैसा होगा, एक घंटे बाद कैसा होगा। लेकिन जब मैं क्लाइमेट की बात कर रहा हूं तो यहां पर कम से कम 30 साल का डाटा हम एनालाइज करते हैं, उसकी एवरेज निकालते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि किसी एक जगह का क्लाइमेट कैसा है, जलवायु कैसी है। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूं तो मान लो मैंने पंजाब का पिछले 50 वर्ष का डाटा एनालाइज किया, तो मुझे पता चल गया कि यार यहां पर जून के अंदर ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और दिसंबर के अंदर ये टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो जब मैं 30 वर्ष से ज्यादा का डाटा एनालाइज करता हूं किसी जगह का, तो मुझे पता चल जाता है वहां की जलवायु कैसी है, नॉर्मली वहां पर जून और दिसंबर महीने के अंदर क्या पैटर्न फॉलो होगा। इसे ही हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। लेकिन वेदर का क्या मतलब है? वेदर का मतलब है कि अगले घंटे का मौसम, अगले दिन का मौसम, एक हफ्ते बाद का मौसम, दैट इज वेदर। जैसे कि अगर मैं पंजाब की बात करूं, अगर अभी जुलाई का महीना चल रहा है तो यहां पर टेम्परेचर काफी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि शाम को ठंड नहीं हो सकती, शाम को जो है बारिश नहीं हो सकती। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं तो उसका मतलब है वेदर, और अगर मैं यहां पर 30 या 30 वर्ष से ज्यादा का डाटा ले रहा हूं और उसे देख रहा हूं और उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि एक जगह की जलवायु कैसी है, वहां का वेदर पैटर्न कैसा है, उसे ही हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। रेफर्स टू द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड, यानी 30 या 30 वर्ष से ज्यादा का जब हम डाटा देखते हैं, वहां की वेदर कंडीशंस देखते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। क्योंकि अब ये बहुत बड़ा डाटा है तो ये क्या होगा? स्टेबल होगा, और क्लाइमेट जल्दी बदलता नहीं है। इसी वजह से सोशल साइंस के अंदर हमेशा हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज नहीं होना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज नहीं होना चाहिए, वेदर चेंज की बात नहीं होती। सिंपल। तो यहां पर आप देखेंगे वेदर जो है लगातार बदलता रहता है, सुबह कुछ और होगा, शाम को कुछ और होगा, कल को कुछ और होगा। ये डिफरेंस है। वेदर जो है शॉर्ट टर्म होता है, क्लाइमेट लॉन्ग टर्म होता है। ये डेली चेंज करता है, वो स्लोली चेंज करता है, क्योंकि वो बहुत बड़ी एवरेज है। 30 से ज्यादा वर्ष का जब हम डाटा लेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो उसको चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा।
लोकल एटमॉस्फेरिक कंडीशन यानी कि धूप निकली है कि नहीं, दिन जो है सनी है, क्लियर है, डार्क क्लाउड्स है, कैसा है, उसके ऊपर जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस डिपेंड करती हैं। और ये क्या है, एवरेज वेदर पैटर्न। क्लियर हुआ। नेक्स्ट चीज, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपको कहा कि यार हम पढ़ रहे हैं मौसम के बारे में, यानी कि गर्मी होगी, सर्दी होगी, बारिश होगी, नहीं होगी, ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। लेकिन किसी भी जगह का वेदर और क्लाइमेट किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, उसे कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। यानी कि ये चीजें मिलकर डिसाइड करती हैं कि किसी जगह का वेदर और क्लाइमेट कैसा होगा। जैसे सबसे पहली बात टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम होगा वहां पर सर्दी होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहां पर गर्मी होगी, यानी टेम्परेचर ने डिसाइड किया वेदर। दूसरा, ह्यूमिडिटी डिसाइड करेगी। जैसे अगर आप नॉर्थ इंडिया से आते हैं तो आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि यार जुलाई के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। जब मई जून के अंदर गर्मी आती है तब वो ये बात नहीं करते, लेकिन जुलाई के अंदर ये बात करना शुरू कर देते हैं कि यार ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? ह्यूमिडिटी का मतलब है एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर का कंटेंट, एयर के अंदर वाटर वेपर का कंटेंट। जब हवा के अंदर वाटर वेपर की मात्रा बढ़ जाती है उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी है। ध्यान में रखना, ह्यूमिडिटी का मतलब है कि एयर के अंदर वाटर वेपर का कंटेंट कितना, और वाटर वेपर का मतलब है कि पानी गैस की फॉर्म में है। और ये आएगा कहां से? लेक से आएगा, ओशियन से आएगा। जितनी भी वेपोरेशन होती है, सॉइल के अंदर वाटर होता है, अंडरग्राउंड वाटर होता है, वहां से वेपोरेट होकर एयर के अंदर चला जाता है। और जब ये वाटर वेपर का कंटेंट हवा में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो चिपचिपा सा मौसम होगा। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब है कि वहां पर या रेनफॉल तो नहीं हो रही, स्नोफॉल तो नहीं हो रहा, गड़े तो नहीं गिर रहे, ओले तो नहीं गिर रहे, ओलावृष्टि तो नहीं हो रही, आइस की शीट्स तो नहीं गिर रही, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। अभी मुझे बताओ, कहीं पर अगर बारिश हो रही होगी तो उसका वेदर और क्लाइमेट बदल नहीं जाएगा? वेदर बदल जाएगा ना, अगर कहीं पर बारिश हो रही है तो मौसम ठंडा हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कितना है, इसे आगे हम डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा विंड्स, विंड्स जो है वही अपने साथ में गर्म या ठंडी हवा लेकर आती है, वही अपने साथ में मॉइस्ट एयर लेकर आती है जिसमें वाटर वेपर्स होते हैं, जिसकी वजह से बारिश होती है। तो विंड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा भी गर्मियों के टाइम पर आप सोचते हैं कि यार विंड चलेगी, हवा चलेगी तो हमें राहत मिल जाएगी। तो किसी भी जगह का वेदर और क्लाइमेट इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर ज्यादा कम होगा वैसा वेदर होगा, ह्यूमिडिटी कम ज्यादा होगी तो वैसा वेदर होगा, प्रेसिपिटेशन हो रही होगी तो उसके अकॉर्डिंग वेदर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड की वजह से वेदर होगा। सिंपल। देन हम यहां पर आगे बढ़ते हैं, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आती है टेम्परेचर। अभी हम इन्हीं एलिमेंट्स को यहां पर पढ़ने वाले हैं, जिसमें से जो पहला एलिमेंट है वो है हमारा टेम्परेचर। देखो, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, उसमें कुछ टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमने जोन्स बना रखे हैं। कैसे? ये बना रखे हैं हमने इंसोलेशन के बेसिस पर। इंसोलेशन का क्या मतलब है? इंसोलेशन का मतलब है कि जो सनलाइट है वो कैसे गिर रही है। यहां पर आप देख सकते हैं, चेंजेस ड्यूरिंग डे एंड नाइट वेरीज फ्रॉम सीजन टू सीजन, इन्फ्लुएंस्ड मेनली बाय इंसोलेशन। इंसोलेशन का क्या मतलब है कि ये है हमारा सन, ये है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी हमारी सीधी नहीं है, पृथ्वी हमारी एक एक्सिस के ऊपर टिल्टेड है। तो इस तरह से है। टिल्टेड होने की वजह से, टिल्टेड होने की वजह से जो सन की रेज है इक्वेटर के पास पर सीधी गिरती है, डायरेक्ट गिरती है। डायरेक्ट गिरती है एक ही जगह पर, एक ही जगह पर गिरने की वजह से ये वाला एरिया जो है ज्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो पोल्स की तरफ ये जो सन रेज है, सन की लाइट है, डायरेक्टली नहीं गिर रही, एंगल के साथ में गिर रही है, थोड़ी सी स्लांट गिर रही है, सीधी नहीं गिर रही। इसी वजह से यहां पर जो टेम्परेचर है कंपैरेटिवली कम होगा। तो इंसोलेशन का क्या मतलब है? इंसोलेशन का मतलब है कि जो सन की रे, जो सन की हीट हमारे अर्थ के ऊपर गिर रही है वो इक्वल नहीं है। वो इक्वल ना होने की वजह से अर्थ का जो इक्वेटर के पास वाला हिस्सा है, इक्वेटर यानी अर्थ के बीचों बीच से जो लाइन जा रही है 0 डिग्री वाली, उसे इक्वेटर कहते हैं। वो वाला जो हिस्सा है उसके आसपास वाला वो ज्यादा गर्म होगा। और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो वो एरिया हमारे ठंडे हो जाते हैं। और ये क्यों होते हैं? इंसोलेशन की वजह से होते हैं। दैट मींस सन से जो हीट आ रही है, रेज आ रही है, वो इक्वली नहीं गिर रही, वो इक्वली अर्थ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही, क्योंकि अर्थ हमारी सीधी नहीं है, वो हमारी क्या है? टिल्टेड है। तो इस एरिया पर थोड़े एंगल से जो है
वो गिरती है हमारी सन की रेज, यहां पर एकदम डायरेक्टली गिरती है, तो ये हिस्सा गर्म हो जाता है और ये हिस्सा कंपैरेटिवली ठंडा होता है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ जो है वो 3 जोन्स के अंदर डिवाइडेड है। यहां पर देखिए टेम्परेचर जोन्स ऑफ अर्थ, ये 3 जोन्स कौन से हैं? अर्थ के पास वाला जोन जिसे हम कहते हैं टॉरिड जोन, दैट मींस यहां पर ये बहुत ज्यादा गर्म होगा। एक जोन है हमारा जो पोल्स के पास है, फ्रिजिड जोन, ये बहुत ज्यादा ठंडा होगा। और बीच वाला आता है टेम्परेट जोन, ये ना ज्यादा गर्म होगा और ना ज्यादा ठंडा होगा। तो ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे एक प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, और ये प्रश्न है कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारे अर्थ को आप कितने जोन्स के अंदर डिवाइड करेंगे? तो आप कहेंगे कि 3 जोन्स के अंदर उसे डिवाइड किया जाएगा। पहला है टोरिड जोन। टोरिड जोन वो है जो इक्वेटर के आसपास है। कौन सी 2 रेखाओं के बीच में है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन दोनों के बीच में जो एरिया है उसे हम टोरिड जोन कहते हैं, और यहां पर जो सन की रेज है वो सीधी गिरती है, इसी वजह से ये एरिया जो है सबसे ज्यादा गर्म है। देन दूसरा हमारा आ जाएगा टेम्परेट जोन, जो ना ज्यादा ठंडा है और ना ज्यादा गर्म है। और तीसरा आ जाएगा हमारा फ्रिजिड जोन, जहां पर सीधी लाइट्स पोल की तरफ नहीं गिरती और वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है। तो ये डिवाइड करने आपको यहां पर आने चाहिए टेम्परेचर जोन्स। अभी आप देखिए, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। जैसे कि मैंने आपको बताया, टेम्परेचर वेदर और क्लाइमेट को कैसे डिसाइड करता है। अगर किसी जगह पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, दैट मींस वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा है। अगर वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, दैट मींस वहां पर सर्दी बहुत ज्यादा होगी। और ये जो टेम्परेचर के बीच में चेंज आता है डे और नाइट में या सीजन टू सीजन, इसका मेनली रीजन क्या है? इंसोलेशन। इंसोलेशन का मतलब है कि कैसे जो सन की रेज है वो अर्थ के ऊपर गिर रही हैं। सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज कॉल्ड इंसोलेशन। डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। जैसे कि मैंने आपको बताया, इक्वेटर पर इंसोलेशन ज्यादा है, पोल्स की तरफ कम है, तो जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे इंसोलेशन जो है कम हो जाएगी। देयरफॉर टेम्परेचर आल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। यानी कि जो कंट्रीज पोल के पास होंगे वो ठंडे होंगे, इक्वेटर के पास होंगे तो वो गर्म होंगे। और आपको पता है कि भारत के बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है, तो भारत कुछ यहां पर होगा। और एक चीज आप ध्यान से देखना, मैं आपको दिखाई देता हूं। भारत के बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है निकलता है। अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों है जानना? ये इंपॉर्टेंट जानना इसलिए है क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया है वो किस में आता है? वो हमारा आता है टॉरिड जोन में। तो यहां पर भारत के बीचों बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल रहा है। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो भारत के बीचों बीच निकल रहा है। यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला भारत है वो किस जोन में आ रहा है? वो टॉरिड जोन में नहीं आ रहा, वो टेम्परेट जोन में आ रहा है। इसके नीचे वाला जो हिस्सा है वो टॉरिड जोन के अंदर आ रहा है। दैट मींस नीचे वाले हिस्से के अंदर गर्मी जो है ज्यादा होगी, हीट जो है ज्यादा होगी। इसी वजह से कभी आपने नोटिस किया विंटर्स के अंदर जब नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा ठंड होती है इंडिया के कंपैरेटिवली, तब साउथ इंडिया के अंदर उतनी ठंड नहीं होती। अगर आप तमिलनाडु में रहते हैं, बेंगलोर में रहते हैं, इस साइड में रहते हैं, तो विंटर्स के अंदर आप देखेंगे यहां पर लोगों ने कोई जैकेट वगैरह नहीं पहन रखी होती, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाला हिस्सा है जहां पर सूर्य की रोशनी जो है ज्यादा पड़ती है, इंसोलेशन जो है यहां पर ज्यादा होती है। इसी वजह से कंपैरेटिवली ये वाले इलाके जो है ज्यादा गर्म होते हैं। ये चीज क्लियर हुई आपको? देन हमारे पास में जो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया टेम्परेचर, नेक्स्ट पॉइंट था हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। सिंपल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फॉर्म ड्यू टू द इवेपोरेशन फ्रॉम वाटर बॉडीज ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। वार्म एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर। ध्यान देना, सिंपल सा कंसेप्ट है। वार्म एयर जो है वो ज्यादा वाटर वेपर होल्ड कर सकती है। होता क्या है कि जैसे ही हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो वो एक्सपैंड होती है। एक्सपैंड होने की वजह से उसके बीच में स्पेसिस जो है बढ़ जाती है। मैंने ये चीज आपको केमिस्ट्री के अंदर भी बताई थी कि जैसे आप दूध लेते हैं, अगर दूध ठंडा है तो उसके बीच में चीनी जो है नहीं घोल सकते आप, लेकिन दूध को आप गर्म करते हैं तो चीनी जो है ज्यादा घुल जाती है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को जब आप गर्म करते हैं ना तो उसके पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं उस हीट की वजह से, एक्साइट होने की वजह से, तो बीच में स्पेसिस जो है बढ़ जाती है, तो वो चीज जो है एक्सपैंड करती है। कोई भी चीज को आप गर्म करोगे तो एक्सपैंड करेगी। तो जैसे ही वार्म एयर हुई, एयर एक्सपैंड हुई, तो उसकी कैपेसिटी वाटर वेपर को होल्ड करने की
बढ़ जाती है, तो जब भी गर्म एयर होगी वो ज्यादा वाटर वेपर जो है होल्ड करेगी। अब हाई ह्यूमिडिटी की वजह से हम अनकंफर्टेबल क्यों होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, होगा क्या, नॉर्थ इंडिया के अंदर मई जून के अंदर भी गर्मी होगी, लेकिन लोगों को असली गर्मी लगेगी जुलाई में, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, क्योंकि तब तक एयर जो है वार्म हो चुकी होती है। हाई ह्यूमिडिटी का मतलब है कि एयर में वाटर वेपर का कंटेंट बहुत ज्यादा है। अब हम अनकंफर्टेबल क्यों फील होते हैं कि नॉर्मली हमें होती है स्वेटिंग। स्वेटिंग इस वजह से होती है ताकि हमारी बॉडी जो है ठंडी रह सके, कूल डाउन रह सके, क्योंकि जैसे ही स्वेटिंग होगी वो स्वेट जो है इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट होने की वजह से हमारी बॉडी को जो है ठंडक मिलेगी। लेकिन जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर का कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो जब हमें स्वेटिंग हो रही है वो स्वेट इवेपोरेट ही नहीं हो पाता, क्योंकि हवा में ऑलरेडी वाटर वेपर का कंटेंट ज्यादा है। इसी वजह से हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि जो स्वेटिंग हो रही होती है, जो स्वेट होता है वो सूखता ही नहीं है। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो स्वेट सूख जाएगा, बॉडी ठंडी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी वजह से कपड़े भी ज्यादा टाइम लेते हैं सूखने में जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। आप सोचोगे यार धूप तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कपड़े ज्यादा टाइम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी एयर में वाटर वेपर का कंटेंट जो है काफी ज्यादा है। सिंपल। देन प्रेसिपिटेशन, ऑलरेडी मैं लेक्चर के स्टार्ट में भी आपको बता चुका हूं, प्रेसिपिटेशन जो है सिर्फ रेनफॉल नहीं होती। प्रेसिपिटेशन का मतलब है वाटर वेपर कंडेंस होने के बाद में अगर अर्थ के ऊपर गिरता है किसी भी फॉर्म में, उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। चाहे वो रेन है, चाहे ड्रीजल है, स्नो है, स्लीट है, हेल है, सभी को हम क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन कहेंगे। वाटर वेपर गैस फॉर्म में होता है, कंडेंस होने के बाद में वो लिक्विड भी बन सकता है, सॉलिड भी बन सकता है, और किसी भी फॉर्म में अगर वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरता है तो उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। रेन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म जो लिक्विड स्टेट में होती है, इन्फ्लुएंस्ड बाय विंड्स, माउंटेन एंड सीजन। इनसे इन्फ्लुएंस कैसे होती है? जैसे आपको पता है कि यार अगर मॉनसून सीजन है, बारिशों का सीजन है, तो प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगी। अगर समर सीजन है तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। माउंटेन से क्लाउड जो है टकराते हैं, क्लाउड जब माउंटेन से टकराते हैं तो बारिश होती है, स्नोफॉल होती है, तो माउंटेन्स इन्फ्लुएंस करते हैं। विंड जो है मॉइस्ट एयर को, यानी कि जिस एयर के अंदर वाटर वेपर्स है, उसको अपने साथ में लेकर आती है, तो उससे भी जो है प्रेसिपिटेशन होती है। अब रेनफॉल ना होने से क्या होगा? अगर रेनफॉल नहीं होगी तो वो क्लाइमेट जो है बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगा, काफी सूखा हो जाएगा, वहां पर ड्रॉट लाइक सिचुएशन भी हो जाएगी। इसके अलावा जो रेनफॉल होती है उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होता है, यानी जब रेनफॉल हो रही है तो उस पानी का कुछ हिस्सा जो है पृथ्वी के अंदर ग्राउंड वाटर की फॉर्म में चला जाता है। देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि विंटर्स में जब हमें ठंड लगी तो हमने ब्लैंकेट ओढ़ लिया, हमने कोई स्वेटर पहन लिया, या फिर मैंने अपने ऊपर कोई चादर ले ली। अगर मैं अपने ऊपर कोई ना कोई चादरें रखता जाऊंगा तो उसका वेट मेरे ऊपर कोई प्रेशर डालेगा ना। इसी तरह से अर्थ के ऊपर भी जो एटमॉस्फेयर है, एयर है, उसका मास है, तो वो भी तो अर्थ के ऊपर कोई प्रेशर डाल रही है, उसे ही हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और यहां पर काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज्यादा सी लेवल पे होता है, और जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। और इसका सिंपल सा रीजन है, मान लो मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर, तो अब पूरी की पूरी एयर का प्रेशर मेरे ऊपर है। मान लो मेरे ऊपर 100% एयर है, 100% एयर है, यहां पर मैं खड़ा हूं, तो ये मेरे ऊपर प्रेशर डाल रही है, तो यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। अब मैं चला गया माउंटेन्स के ऊपर, जैसे ही मैं माउंटेन्स के ऊपर गया तो मेरे ऊपर अब हवा 100% नहीं है, 90% है, क्योंकि 10% हवा तो मेरे नीचे है, तो 90% हवा मेरे ऊपर दबाव डालेगी। इसी वजह से जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम होता जाता है, एयर का दबाव जो है कम होता जाता है। यह चीज आप ध्यान में रखना। हॉट एयर राइजेस लो प्रेशर, कोल्ड एयर सिंक्स हाई प्रेशर, एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये कंसेप्ट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर ये क्लियर हो गया तो इसके बाद में जितने भी टॉपिक्स है इस चैप्टर के वो क्लियर हो जाएंगे। वेदर और क्लाइमेट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं दो सेंटेंसेस के ऊपर पूरा वेदर और क्लाइमेट जो है टिका हुआ है। तो ध्यान से सुनना। हॉट एयर राइजेस लो प्रेशर, कोल्ड एयर सिंक्स हाई प्रेशर। इसका क्या मतलब है? देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको कहा जब भी किसी चीज को गर्म किया जाता है, हीट दी जाती है, वो गर्म होती है, वार्म होती है, तो वो क्या करती है? एक्सपैंड करती है। अभी मान लो यहां पर एयर है, एयर हो गई वार्म। ध्यान से सुनना,
इसमें कोई गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। एयर जब वार्म हमारी हो जाएगी तो वो क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी। ठीक है, जब भी कोई चीज एक्सपैंड करती है, खास करके एयर, वो हो जाती है लाइट। सिंपल है, जब एयर हमारी एक्सपैंड करेगी वो क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, लाइट हो जाएगी, और इसी वजह से वो ऊपर की तरफ उठेगी। वो उठेगी ऊपर की तरफ, मूव करेगी अपवर्ड। जैसे आपने बैलून देखा होगा जिसके अंदर हीलियम भरा होता है। अभी हीलियम जो है हल्की गैस है, हॉट एयर बैलून, हीलियम की हवा हमने भरी, वो बैलून जो है ऊपर की तरफ जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि जब भी कोई हल्की चीज को गर्म किया जाता है वो और ज्यादा हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। ऊपर वही चीज उठेगी जो हल्की होगी। इतना तो समझ में आता है ना, जो चीज भारी होगी वो नीचे बैठेगी, जो चीज हल्की होगी वो ऊपर उठेगी। और एयर के केस में क्या होता है, एयर जब वार्म होती है तो वो एक्सपैंड करती है। पहले एयर के पार्टिकल्स थे ऐसे पास में, जब हमने एयर को वार्म किया तो उसने एक्सपैंड किया, पार्टिकल्स जो है दूर दूर चले गए। जब दूर दूर जाएंगे तो उससे उसकी डेंसिटी जो है कम हो जाएगी। डेंसिटी कम होने का मतलब वो हल्की हो जाएगी। पार्टिकल्स मान लो यहां पर 8 थे, ठीक है, लेकिन वो कंसंट्रेटेड थे एक जगह पर, मैंने उसको हीट दी, वो एक्सपैंड हो गए, वो 8 पार्टिकल्स जो है थोड़े दूर दूर हो गए। जब दूर दूर हो गए तो अब आप इनको देखोगे, इनकी कंसंट्रेशन को देखोगे तो एक जगह नहीं है, इनकी डेंसिटी जो है कम हो चुकी है, तो अब ये हल्के हो जाएंगे। जब ये हल्के हो गए तो ये उठेंगे ऊपर की तरफ। अब जब हवा जो है ऊपर की तरफ उठती है तो वो अपने साथ में वाटर वेपर भी लेकर जाएगी, और वाटर वेपर ऊपर जब जाएंगे तो आपको पता है ट्रोपोस्फेयर के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है टेम्परेचर कम होता है। वाटर वेपर है गैसियस स्टेट के अंदर, जब ये ऊपर जाएंगे तो इसकी कंडेंसेशन होगी, ये लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाएगा, ये ऊपर जाकर क्लाउड्स बनाएगा, और फिर क्लाउड से जो है रेनफॉल होगी। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। कंसेप्ट आपका यही चलेगा, ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, और आगे जाकर इसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर जो है बेस्ड है। तो इसे गलत मत करना। जब भी हवा गर्म होती है, एक्सपैंड होती है, तो वो हल्की हो जाती है। जब भी वो हल्की हो जाती है तो ऊपर उठती है। जब भी वो ऊपर उठेगी, जब भी वो ऊपर उठेगी अपने साथ में वाटर वेपर्स लेकर जाएगी। वाटर वेपर्स लेकर जाएगी तो विद हाइट ट्रोपोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर गिरता है, कंडेंसेशन होगी, बादल बनेंगे और बारिश होगी। ध्यान देने वाली बात क्या है, जब हवा नीचे से ऊपर की तरफ उठती है तो जहां से उठती है वहां पर लो प्रेशर जो है बन जाता है। लो प्रेशर क्यों बनता है? मान लो पहले यहां पर हवा थी, अब हवा जो है यहां से ऊपर की तरफ उठ गई, तो यहां पर ये वाली स्पेस तो खाली हो गई ना। ये स्पेस खाली हो जाने की वजह से यहां पर बन जाता है लो प्रेशर। सिंपल है, क्लियर है। अभी इसका दूसरा हिस्सा वो है हाई प्रेशर कैसे बनता है। अगर कोई हवा ठंडी हो जाएगी तो वो हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल उल्टा है, जैसे मैंने आपको बताया एयर अगर वार्म होगी तो वो एक्सपैंड करेगी, हल्की होगी, लाइट होगी, ऊपर उठेगी। इसी तरह से उल्टा हो जाएगा, हवा अगर ठंडी होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो यहां पर वो हैवी हो जाएगी, और हैवी चीज जो है ऊपर नहीं उठ पाती, वो नीचे की तरफ बैठेगी, नीचे की तरफ बैठेगी। और जब नीचे की तरफ बैठेगी तो क्लाउड्स नहीं बनेंगे। क्लाउड्स तभी बनते हैं जब हवा ऊपर की तरफ जाती है, और हवा अपने साथ में वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ ले जाती है, और ऊपर जाकर कंडेंसेशन होती है, बादल बनते हैं। और जब भी हवा नीचे बैठेगी, क्योंकि वो ठंडी हो चुकी है, वो हैवी हो चुकी है, तो वहां पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। जैसे मैंने आपको बताया, जहां पर हवा ऊपर की तरफ गई वहां पर बनता है लो प्रेशर, और जहां पर भी हवा नीचे की तरफ बैठती है, बैठने का मतलब सिंक करती है, वहां पर बनेगा हाई प्रेशर। ऐसा क्यों? सिंपल सी बात है, मान लो यहां पर ऑलरेडी हवा है, ठीक है, अब ऊपर से भी हवा नीचे की तरफ बैठ रही है, तो यहां पर और ज्यादा हवा इकट्ठी हो जाएगी ना, तो यहां पर हवा का प्रेशर जो है ज्यादा होगा। लो प्रेशर में क्या था, यहां वाली जो हवा थी वो हल्की होकर ऊपर की तरफ चली गई। जब ऊपर की तरफ चली गई तो नीचे जो है ये जगह खाली हो जाएगी, ये खाली हो जाएगी, तो यहां पर बनेगा लो प्रेशर। ये है वार्म वाला केस, यहां पर हवा के मान लो पार्टिकल्स है, ठीक है। अब जैसे ही यहां पर ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, ये पार्टिकल्स गर्म हुए, गर्म होकर ऊपर की तरफ चले गए। जब ऊपर गए तो नीचे वाली जगह जो है खाली हो गई, नीचे वाली स्पेस खाली हो गई, तो नीचे क्या बनेगा, लो प्रेशर। और यहां पर ऑलरेडी हवा के पार्टिकल्स थे, ये ठंडे हो गए,
ये नीचे की तरफ बैठ रहे हैं, और ज्यादा पार्टिकल्स नीचे की तरफ बैठ रहे हैं, तो यहां पर हाई प्रेशर बनेगा। तो ध्यान में रखना, इसी के ऊपर सारा कंसेप्ट जो है आपका बेस है। जब भी हवा हल्की होगी वो एक्सपैंड करेगी, एक्सपैंड करने के बाद में वो ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो वाटर वेपर्स अपने साथ लेकर जाएगी, ऊपर जाकर क्लाउड्स बनेंगे, कंडेंसेशन होगी और प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगी। दैट मींस जहां पर भी लो प्रेशर बनेगा वहां पर आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी, और जहां पर भी हाई प्रेशर बनेगा वहां पर कोई भी क्लाउड्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, कोई भी रेन आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसी वजह से वहां का जो वेदर है हमेशा क्लियर देखने को मिलेगा। यह चीज क्लियर हुई आपको? हॉट एयर राइजेस, जहां पर भी राइज करेगी क्या बनेगा वहां पर? लो प्रेशर। मैं आपको एक एक पॉइंट इसलिए एक्सप्लेन करता हूं कि रट्टा ना मारना पड़े, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर ही बाकी का चैप्टर बेस्ड है। कोल्ड एयर सिंक्स, जहां पर कोल्ड एयर बैठेगी वहां पर बनेगा हाई प्रेशर। एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सिंपल सा प्रिंसिपल है। जैसे आपने पानी को देखा है, पानी हमेशा ऊंचाई से उधर को जाएगा जहां पर ढलान होगी। जैसे ये स्लोप है, अगर यहां से पानी फेंकूंगा तो नीचे की तरफ ही जाएगा। इसी तरह से हवा भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। जहां जहां पर भी लो प्रेशर बनेगा वहां वहां जो है हवा मूव करेगी। अभी हम यहां पर आगे चलते हैं, बात करते हैं विंड की। विंड क्या है? विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम अ हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। सिंपल डेफिनेशन है, जिसे आप नॉर्मल भाषा में हवा कहते हो, विंड कहते हो। वो क्या होती है? वो इस वजह से चलती है कि जहां पर भी हाई प्रेशर बनेगा वहां से वो चलनी शुरू होगी किस तरफ को? जहां पर भी लो प्रेशर होगा। और लो प्रेशर वहां पर होगा जहां पर एयर जो है वार्म होगी, और जहां पर एयर जो है ठंडी होगी, कोल्ड होगी, वहां पर आपका हाई प्रेशर एरिया बनेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी जेंटल और स्ट्रॉन्ग। विंड जो है आपकी स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है और जेंटल भी हो सकती है, यानी धीरे धीरे भी चल सकती है और तूफान भी लेकर आ सकती है। हेल्प्स डिस्ट्रीब्यूट हीट एंड मॉइस्चर। विंड अपने साथ में हीट भी लेकर आती है, वाटर वेपर भी लेकर आती है, मॉइस्चर भी लेकर आती है। डायरेक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अर्थ रोटेशन। हमारी अर्थ लगातार घूम रही होती है, इसी वजह से आप विंड का कोई भी डायग्राम देखोगे वहां पर हवा सीधी नहीं चलती, ऐसे चलती है गोल गोल। ठीक है, तो वो रोटेट होकर ही चलेगी, और इसे ही हम कोरियोलिस इफेक्ट बोलते हैं, जो अभी आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं है। लेकिन रीजन इसका क्या है? कोरियोलिस इफेक्ट। हमेशा आपकी जो विंड है वो सीधी नहीं चलती है, रोटेट होकर चलती है। देन विंड्स आर नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच दे ब्लो। एग्जांपल, विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टर्ली। सिंपल, अगर विंड जो है ये नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, अगर विंड वेस्ट से आ रही है तो उसे कहेंगे वेस्टर्ली। इसी तरह से विंड अगर ईस्ट से आ रही है उसे कहेंगे ईस्टर्ली, अगर साउथ से आ रही है उसे कहेंगे साउथर्ली। इसी तरह से कोई विंड जो है साउथ ईस्ट से आ रही है तो उसे साउथ ईस्ट विंड्स कहेंगे। सिंपल चीज है। अभी एक चीज यहां पर नोटिस करना, जो चीज मैंने आपको समझाई है वो आपको समझ इस डायग्राम से लग जाएगी, और इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो मैंने आपको समझाया है वो आपको पता चला या नहीं। विंड इज कॉज्ड बाय एयर फ्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज। इट्स डायरेक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अर्थ रोटेशन। ये डायग्राम है विंड का, हाई प्रेशर बन रहा है और लो प्रेशर बन रहा है। सबसे पहले मुझे बताइए, लो प्रेशर कहां पे बनता है? लो प्रेशर बनता है जहां पर भी विंड ऊपर की तरफ उठती है। अभी आप इस डायग्राम में ध्यान से देखना, ये जो 1012, 1008, 1004 लिखा है ना, ये प्रेशर है कि कितना प्रेशर है उस जगह पर। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये हाई प्रेशर वाली जो विंड्स है इसके बिल्कुल सेंटर में प्रेशर ज्यादा है और बाहर की तरफ जो है प्रेशर कम है। ध्यान देना। और ये है लो प्रेशर, यहां पर सेंटर में जो है प्रेशर कम है और बाहर की तरफ ज्यादा है। यहां पर सेंटर में प्रेशर कम है और यहां पर सेंटर में प्रेशर जो है ज्यादा है, मोर। यहां पर क्या है? लेस, और बाहर की तरफ ज्यादा है। ऐसा क्यों? इस डायग्राम को देखेंगे तो जो चीज मैंने आपको समझाई है उसे रिकॉल करने की कोशिश करो। लो प्रेशर कहां बनता है? जहां पर हवा जो है ऊपर की तरफ उठती है। तो हवा जिस पॉइंट पर ऊपर की तरफ उठ रही है वहां पर प्रेशर कम है, उसके आसपास प्रेशर ज्यादा है। और हवा जहां पर जिस पॉइंट के ऊपर बैठ रही है वहां पर प्रेशर सबसे ज्यादा और उसके आसपास कम है। ध्यान देना, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि यार, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि हवा यहां से ऊपर की तरफ उठ रही है। मान लो यही पॉइंट है, पॉइंट ए। अभी पॉइंट ए से हवा ऊपर की तरफ उठ रही है तो यहां पर ये जगह पहले खाली होगी, ये जगह खाली होगी, तो यहां पर लो प्रेशर होगा और इसके आसपास जो है इससे ज्यादा प्रेशर होगा, और फिर धीरे धीरे हवा जो है यहां पर मूव करना शुरू करेगी। और हाई प्रेशर के केस में क्या होगा? ये वो वाला पॉइंट है जहां पर हवा नीचे की तरफ बैठ रही है। इसी वजह से इस डायग्राम में देखेंगे
तो सेंटर में लो वाला प्रेशर जो है वो सबसे ज्यादा कम है और हाई वाला प्रेशर सबसे ज्यादा है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर हवा बैठ रही है और यहां से हवा जो है ऊपर की तरफ जा रही है। और आप एक चीज नोटिस करोगे, हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर में जाती है। यहां पे प्रेशर की वैल्यूज क्या है, 1000 से ऊपर, यहां पर प्रेशर की वैल्यूज क्या है, 1000 से नीचे। तो यहां पर ये हवा घूमते घूमते लो प्रेशर की तरफ जो है मूव करेगी। विंड जो है सीधी मूव नहीं करती, ऐसे रोटेट होकर मूव करती है, लेकिन ये विंड जाएगी यहां से इस तरफ को, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ध्यान में रखना। अभी हम यहां पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विंड की जो स्पीड्स है उसके कॉमन इफेक्ट्स क्या होते हैं। काफी सिंपल है। विंड अगर काम है, उसकी स्पीड 0 से 1 है, तो आप देखेंगे कि कोई भी धुआं उड़ रहा है ना, तो वो सीधा जाएगा ऊपर वर्टिकली, वो मूव नहीं करेगा हवा की वजह से। लाइट ब्रीज कहते हैं जब विंड की स्पीड जो है 6 से 11 किलोमीटर होती है, तो ये आपके फेस के ऊपर फील होगी, आपको बहुत मजा आएगा। स्ट्रॉन्ग ब्रीज किसे कहते हैं, जब विंड की स्पीड जो है 39 से 49 होगी। इसमें क्या होगा, जो पेड़ की ब्रांचेस है वो टूटनी शुरू हो जाएंगी, अम्ब्रेलाज आप यूज नहीं कर सकते। स्टॉर्म कहते हैं जब विंड की स्पीड और ज्यादा हो जाती है, बहुत कम आते हैं, लेकिन अगर आ जाए तो डैमेज बहुत ज्यादा करते हैं। देन हम यहां पर बात करेंगे लोकल विंड्स के बारे में। और लोकल विंड्स क्या होती है, लोकल लेवल के ऊपर चलती है। यानी मान लो यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं सी ब्रीज की, लैंड ब्रीज की, तो जो कोस्टल एरियाज है या फिर जिसके आसपास समुंदर है, वहां पर ये विंड्स आपको देखने को मिलेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत सिंपल और बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, और जो चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई है उसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। सबसे पहले लोकल विंड्स इन्फ्लुएंस द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ अ रीजन, स्पेशली कोस्टल एरियाज। क्योंकि सी जो है आपको कहां पर मिलेगा, जनरली कोस्टल एरियाज के आसपास आपको समुद्र देखने को मिलता है। दो तरह की लोकल विंड्स है, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। इसे आपको कैसे समझना है, पहली चीज याद रखनी है हमेशा, विंड कहां से मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना है, अगर मैं लैंड ब्रीज कह रहा हूं, इसका मतलब हवा लैंड से चल रही है। अगर मैं सी ब्रीज कह रहा हूं, इसका मतलब हवा सी से चल रही है। सिंपल। पहली चीज ध्यान में रखना, विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। दूसरी चीज याद रखना, अगर मैं लैंड ब्रीज की बात कर रहा हूं, दैट मींस हवा लैंड से चलनी शुरू हुई और लैंड से गई सी की तरफ। और जब मैं सी ब्रीज बोल रहा हूं, दैट मींस सी से गई लैंड की तरफ। अभी मुझे सिंपल सी बात बताओ, लैंड में हाई प्रेशर बनेगा या सी में? मैंने आपको कहा कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। दैट मींस जब मैं लैंड ब्रीज की बात करूंगा तो लैंड पर बनेगा हाई प्रेशर और सी में बनेगा लो प्रेशर। और जब मैं सी ब्रीज की बात कर रहा हूं कि सी से लैंड की तरफ गई, तो सी में बनेगा हाई प्रेशर और लैंड में बनेगा लो प्रेशर। और ऐसा क्यों होता है, पहले उसको समझ लो। लैंड और सी की प्रॉपर्टी क्या होती है, लैंड जो है वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है, और दूसरी तरफ जो सी है वो धीरे धीरे गर्म होती है और धीरे धीरे ठंडी होती है। अब एक और चीज, मैंने आपको बताया था कि हाई प्रेशर वहां पर बनेगा जहां पर हवा जो है ठंडी होगी। जहां पर भी हवा ठंडी होगी वहां हाई प्रेशर बनेगा, और जहां पर भी हवा वार्म होगी वहां पर लो प्रेशर बनेगा, क्योंकि हवा जो है वहां पर ऊपर उठ जाएगी। अभी मुझे बताओ, अगर लैंड पर हाई प्रेशर बन रहा है, दैट मींस हवा जो है कहां पर ठंडी होगी, लैंड पर। अगर सी में हाई प्रेशर बन रहा है तो हवा कहां पर ठंडी होगी, सी में, क्योंकि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई लैंड और सी की, कि लैंड जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि दिन के टाइम पर क्या होगा। डे के टाइम पर क्या होता है, जो हमारा लैंड है वो बहुत ज्यादा जल्दी गर्म हो जाता है। बहुत ज्यादा जल्दी गर्म हो गया तो ज्यादा गर्म क्या हुआ, लैंड, और पानी उतनी जल्दी गर्म जो है हमारा नहीं हो पाया। लैंड जब ज्यादा गर्म हो गया, जो चीज ज्यादा गर्म है वहां पर क्या बनेगा, लो प्रेशर, और जो चीज कम गर्म है या फिर कंपैरेटिवली ठंडी है वहां पर बनेगा हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर से विंड जो है लो प्रेशर की तरफ जाएगी, और जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी तो आपको यह देखना है विंड कहां से कहां की ओर जा रही है, सी से लैंड की ओर जा रही है, तो इसे हम कहेंगे सी ब्रीज। तो आप देखेंगे सी ब्रीज जो है आपको देखने को मिलती है दिन के टाइम पर। दिन के टाइम पर क्यों, क्योंकि लैंड जल्दी गर्म हो जाता है, और जो चीज जल्दी गर्म होगी वहां पर लो प्रेशर बनेगा, जो ठंडी होगी हाई प्रेशर बनेगा। विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगी, और विंड का नाम किसके ऊपर होगा, जहां से हवा चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया, वेस्ट से चलेगी तो वेस्ट चली, सी से चली तो सी, तो कभी भी गलती आपको नहीं लगेगी। अभी मुझे बताओ रात को क्या होगा, नाइट। मैंने आपको बताया कि लैंड जल्दी गर्म भी हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है, तो रात को क्या होगा, अब जो है
लैंड बहुत ज्यादा जल्दी ठंडा हो चुका है, दोपहर को बहुत ज्यादा गर्म था और नाइट को बहुत ज्यादा ठंडा हो चुका है, तो अब जो हमारा सी है वो कंपैरेटिवली गर्म है। सी गर्म है तो यहां पर लो प्रेशर बनेगा, लैंड जल्दी ठंडा हो चुका है तो यहां पर हाई प्रेशर बनेगा, विंड चलेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, और जहां से चल रही है उसका नाम हम लिखेंगे, उसका नाम होगा क्या, लैंड ब्रीज। यानी कि रात को हवा कहां पर चलेगी, लैंड से सी की तरफ, और दिन में हवा किस तरफ चलेगी, वो चलेगी सी से लैंड की तरफ। तो ये चीज क्लियर है। आप यहां पर इसे समराइज कर सकते हैं। सी ब्रीज, सी ब्रीज इज अ लोकल विंड, लोकल विंड है, यानी जब आसपास समुद्र होगा तब चलेगी। कब चलेगी, दिन में चलेगी। इसी वजह से दिन के टाइम पर आप देखेंगे गर्मियों में आफ्टरनून में अगर आप समुद्र के आसपास रहते हैं तो एक हवा चल रही होती है ठंडी ठंडी, और उस हवा को कहते हैं सी ब्रीज, क्योंकि वो सी से लैंड की तरफ चलती है। हाउ इट फॉर्म्स, ड्यूरिंग द डे लैंड हीट्स अप फास्टर देन वाटर। मैंने आपको बताया लैंड की प्रॉपर्टी है, वो जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है। ये ज्यादा हीट हो गया, यानी कि यहां पर लो प्रेशर बन गया, यहां पर हाई प्रेशर बना और चली सी ब्रीज। वही चीज है कूलर एयर फ्रंट फ्रॉम दी सी मूव टुवर्ड्स दी लैंड, डायरेक्शन होगी सी से लैंड और चलेगी दिन में। देन हमारे पास में है लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज के केस में उल्टा हो जाएगा, लैंड ब्रीज कब चलेगी, नाइट में चलेगी। नाइट में लैंड जो है ठंडा है, पानी अभी जो है गर्म है, पानी गर्म है तो लो प्रेशर बनेगा, लैंड पर हाई प्रेशर बनेगा, तो लैंड से सी की तरफ चलेगी रात को ये ब्रीज। एट नाइट लैंड कूल्स फास्टर देन द सी, कूलर एयर ओवर लैंड क्रिएट्स हाई प्रेशर, एयर मूव्स टुवर्ड्स द रिलेटिवली वार्मर सी, डायरेक्शन लैंड से सी नाइट की तरफ। समझा चुका हूं आपको, एक एक वर्ड आपको क्रिस्टल क्लियर यहां पर हो गया होगा। देखो जैसे मैंने आपको समझाया है ना, वैसे ही अगर आप समझोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, अदरवाइज आपको रट्टा मारना पड़ेगा। तो हमेशा जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे ही समझिए। देन अगर हम बात करें भारत के अंदर सीजन्स, भारत के अंदर सीजन्स कैसे डिवाइडेड हैं, अगर मैं बात करूं तो भारत के अंदर सबसे पहले मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीचों बीच से निकलता है, तो इसी वजह से भारत के अंदर ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर मोस्टली रेनफॉल जो है मॉनसून के टाइम पर होती है, मॉनसून विंड्स की वजह से होती है। इसी वजह से भारत का क्लाइमेट जो है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है। अभी भारत का इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है आईएमडी, जो वेदर फॉरकास्ट करता है, क्लाइमेट को असेस करता है, उसके अकॉर्डिंग भारत के अंदर कितने सीजन है, 4 है। ऐसे आपने स्प्रिंग सीजन भी सुना होगा, ऑटम भी सुना होगा, लेकिन जो हमारा आईएमडी है उसके अकॉर्डिंग भारत में कितने सीजन है, 4। एग्जाम में पूछ लेंगे कि ट्रेडिशनली भारत के अंदर कितने सीजन थे और आईएमडी के अकॉर्डिंग कितने हैं। ट्रेडिशनली भारत के अंदर 6 सीजन माने जाते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे वो भी। अगर आईएमडी के अकॉर्डिंग पूछेंगे तो कितने सीजन है, 4। आईएमडी के अकॉर्डिंग जो 4 सीजन है वो है विंटर, समर, मॉनसून एंड पोस्ट मॉनसून, जिसे हम रिट्रीटिंग मॉनसून भी कहते हैं। मॉनसून को एडवांसिंग मॉनसून और प्री मॉनसून समर को कहा जाता है। अभी एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले विंटर सीजन। विंटर सीजन भारत के अंदर कब देखने को मिलता है, दिसंबर से अर्ली अप्रैल तक। वैसे तो अप्रैल तक बात जाती नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में यही लिखा है। कोल्डेस्ट मंथ दिसंबर और जनवरी जो है कोल्डेस्ट मंथ होते हैं। एवरेज टेम्परेचर इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया 10 to 15 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इंक्रीजेस टुवर्ड साउथ ईस्ट इंडिया। क्वेश्चन बनेगा, इसका आंसर मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। मैंने आपको कहा है कि भारत जो है, भारत के बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है, और ये जो है कौन से जोन में आते हैं, टॉरिड जोन में आते हैं। इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला जो एरिया है वहां पर हीट जो है डायरेक्टली गिरती है, तो ये हिस्सा ज्यादा गर्म होता है। इसी वजह से विंटर के अंदर साउथ इंडिया वाला जो हिस्सा है वो गर्म होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर दे देना, गलत मत करना। इसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्यों ऐसा होता है। देन अगर मैं समर की बात करूं, समर सीजन आपको देखने को मिलेगा अप्रैल से जून तक या फिर अप टू जुलाई। नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर हॉटेस्ट मंथ अप्रैल, वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया, सदर्न इंडिया में जो है हॉटेस्ट मंथ होता है नॉर्थ इंडिया के अंदर। एवरेज टेम्परेचर 32 से 40 डिग्री सेल्सियस। ये चीज क्लियर है आपको। देन हम आगे बढ़ेंगे। मॉनसून, देखो मॉनसून का मतलब क्या होता है, मॉनसून का मतलब है विंड्स। यहां पर बात हो रही है विंड्स की। विंड्स जो है जब अपने साथ में मॉइस्ट एयर लेकर आती है, जिसकी वजह से बारिशें होती हैं, उसे ही भारत में मॉनसून कहते हैं। लेकिन मॉनसून का जो लिटरल मीनिंग है वो विंड से रिलेटेड है, बारिश से रिलेटेड नहीं है। मॉनसून का महीना कब देखने को मिलेगा भारत में, जून से सितंबर के बीच में, डोमिनेटेड बाय द साउथ वेस्ट मॉनसून। भारत के अंदर जनरली जो है साउथ वेस्ट मॉनसून देखने को मिलता है। बिगिंस इन लेट मई और अर्ली जून, ब्रिंग्स रेनफॉल अक्रॉस मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया।
यहां पर एक कीवर्ड है साउथ वेस्ट मॉनसून। देखो मैं आपको ना एक चीज क्लियर कर देता हूं, इसी डायग्राम से ध्यान से सुनना, आगे जाकर आप डिटेल में पढ़ेंगे बाकी चैप्टर्स के अंदर, लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये है हमारा भारत, ठीक है। अभी तक आपको इतना तो पता चल गया, लैंड जो है हमारा जल्दी गर्म होता है, पानी धीरे धीरे गर्म होता है, और जो चीज जल्दी गर्म होती है वहां पर लो प्रेशर बनता है। इतनी बात आपको समझ में लग गई। अभी अगर आप भारत का मैप देखोगे तो यहां पर क्या है, समुद्र है अरेबियन सी, यहां पर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, नीचे की तरफ क्या है, इंडियन ओशियन है। तो यहां पर आप भारत को देखोगे तो आसपास क्या है, वाटर है। मुझे बताओ जब गर्मियों का मौसम होगा, जून जुलाई का मौसम होगा, तो यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है नॉर्थ वाले पार्ट में, इस वाले हिस्से में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, आप सभी को पता है। जब यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है दैट मींस लैंड जो है यहां पर बहुत ज्यादा गर्म होगा, बहुत ज्यादा हीट होगा। इतना तो समझ में आता है ना, लैंड बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा क्योंकि धूप इतनी ज्यादा पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी है, पानी कंपैरेटिवली उतना गर्म नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा गर्म है लैंड, तो यहां पर लो प्रेशर बनेगा और इसके आसपास जो है हाई प्रेशर बनेगा। जब हाई प्रेशर बना और यहां पर लो प्रेशर बना तो होगा क्या, जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। तो यही हवाएं जब इंडिया की तरफ आती है यहां से मॉइस्चर लेकर, इसे ही हम क्या कहते हैं, मॉनसून कहते हैं। इसी वजह से बात हो रही है साउथ वेस्ट मॉनसून की। ये है वेस्ट डायरेक्शन, ये है साउथ की डायरेक्शन, ये है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो यहां से जो हवाएं आ रही हैं जिसकी वजह से भारत के अंदर बारिशें होती हैं समर्स के बाद में, उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम कहेंगे मॉनसून। तो सिंपल सी बात है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है कि यार गर्मियों के टाइम पर भारत का लैंड मास बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। ऑलरेडी सी ब्रीज लैंड ब्रीज में पड़ा है कि जो चीज हीट होती है वहां पर लो प्रेशर बनता है और बाकी जगह हाई प्रेशर बना, वहां से हवाएं चलेंगी, हवाएं चलेंगी तो भारत के अंदर मॉनसून आएगा, बारिशें होंगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया मॉनसून का मतलब है हवाएं। अब ये वाली हवाएं क्योंकि समुद्र के ऊपर से आ रही हैं तो अपने साथ में मॉइस्चर लेकर आती हैं, इसी वजह से भारत के अंदर बारिशें आपको देखने को मिलती हैं। देन पोस्ट मॉनसून, रिट्रीटिंग मॉनसून, यानी मॉनसून चला गया, मॉनसून चला गया यानी कि विंड्स जो है वापस चली गई। कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट सेम कैसा है कि जैसे जैसे भाई बारिशें हुई तो जो लैंड मास है हमारा, जो जितनी ज्यादा जल्दी गर्म हुआ था उतनी ज्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा हो जाएगा तो दोबारा अब लैंड के ऊपर हाई प्रेशर बनेगा और बाकी जो समुद्र है वहां पर लो प्रेशर बनेगा। तो भारत में जो हवाएं आई थी वो अब भारत से जाना शुरू कर देंगी क्योंकि अब लैंड मास के ऊपर हाई प्रेशर बना है, जिसकी वजह से हवाएं भारत से चली जाती हैं और हमें रिट्रीटिंग मॉनसून देखने को मिलता है, पोस्ट मॉनसून देखने को मिलता है। और इसकी ड्यूरेशन क्या है, अक्टूबर से दिसंबर, यानी जब हवाएं जो है भारत को छोड़कर वापस चली जाती है क्योंकि अब लैंड मास ठंडा हो चुका है। जब ठंडा हो चुका है तो यहां पर हाई प्रेशर है तो अब हवाएं भारत से जाएंगी। मॉनसून रिट्रीट्स फ्रॉम नॉर्थ इंडिया इन अक्टूबर, साउथ इंडिया रिसीव सिग्निफिकेंट रेनफॉल ड्यूरिंग दिस पीरियड। साउथ इंडिया में बारिश काफी ज्यादा होती है जब हवाएं जो है वापस जा रही होती है। ऐसा क्यों, मैं आपको बता देता हूं इसका भी रीजन। ये चीज तो आपको पता चल गई ना कि समर में ऐसा होता है तो हवाएं भारत की तरफ आती है। जैसे ही यहां पर बारिशें होनी स्टार्ट हो जाएंगी तो लैंड मास ठंडा हो जाएगा। जब लैंड मास ठंडा हो जाएगा, ये वाला सारा लैंड मास जो है ठंडा हो गया, ठीक है, ठंडा हो गया तो यहां पर हाई प्रेशर बन गए और यहां पर लो प्रेशर बन गए। अब हवाएं जो है इधर को जाएंगी। अब होता क्या है कि हवाएं जब वापस जा रही हैं तो जो हवाएं बे ऑफ बंगाल से पानी उठाकर लाती है वो साउथ इंडिया में बारिश करती है। पहले हवाएं आ रही थी भारत की तरफ, फिर मॉनसून विंड जो है डायरेक्शन बदल गई, हवाओं की डायरेक्शन बदल गई, मॉनसून की डायरेक्शन बदल गई, मॉनसून अब वापस जा रहा है। मॉनसून वापस जाने का मतलब विंड जो है वापस जा रही है। पहले भारत की तरफ आ रही थी, अब भारत से जो है वापस जा रही है। तो जब ये विंड इधर से जा रही है तो ये बे ऑफ बंगाल से पानी उठाती है, पानी उठाती है तो जैसे ही ये चेन्नई, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इस वाले एरिया में आएंगी तो यहां पर बहुत ज्यादा बारिश करेंगी। इसी वजह से आपने यहां पर एक चीज देखी होगी, अक्टूबर एंड नवंबर आर जनरली क्लाउडलेस इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी कि पंजाब वाली साइड तो अक्टूबर नवंबर में कोई बारिश खास आपको नहीं देखने को मिलती, लेकिन साउथ इंडिया में सिग्निफिकेंट रेनफॉल देखने को मिलती है क्योंकि जो हवाएं वापस जा रही हैं, जो बे ऑफ बंगाल से निकल रही हैं, वो बे ऑफ बंगाल से निकलने के बाद में साउथ इंडिया के ऊपर से निकलती है। इसी वजह से वहां पर आपको बारिश देखने को मिलती है। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको अभी इतना ही पता होना चाहिए, ऐसे नहीं तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा डिटेल में होते हैं। ट्रेडिशनल इंडियन सीजन, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आईएमडी की बात करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग सीजन 4 तरह के हैं, लेकिन ट्रेडिशनली इंडिया के सीजन जो है 6 तरह के हैं।
वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंता, शिशिर। और ये जो महीने हैं ये इंग्लिश कैलेंडर के हैं, और जो भारत के इंडियन कैलेंडर है देसी महीने उसके अकॉर्डिंग चैत्र, विशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रवण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोध, माघ, फाल्गुन। तो ये हमारे जो है देसी महीने के कैलेंडर्स हैं। इसके अकॉर्डिंग 6 ऋतुएं हैं, आपको पता होनी चाहिए। इसमें जो एडिशनल 2 है वो बात हो रही है स्प्रिंग की और ऑटम सीजन की। अब हम यहां पर मॉनसून टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं कि भारत के अंदर बारिशें कैसे होंगी, कैसे समर्स के अंदर लैंड जल्दी गर्म हो जाता है और लो प्रेशर बनता है। उसी कंसेप्ट के बेस पर अब एग्जैक्टली हम पढ़ेंगे कि मॉनसून की टाइप्स क्या है और उसके अंदर कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। चीजें समझ ली हैं, बस अब हमें यहां पर कनेक्ट करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो मॉनसून है वो है क्या। मॉनसून का मतलब रेनफॉल नहीं है, मॉनसून का मतलब है सीजनल रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स। सीजनल रिवर्सल का मतलब सीजन चेंज होने की वजह से जब विंड्स की डायरेक्शन बदलती है उसे हम मॉनसून कहते हैं। दैट डजंट मीन कि हमेशा मॉनसून विंड्स की वजह से रेनफॉल होगी ही होगी। हालांकि भारत में जो साउथ वेस्ट मॉनसून आता है उसकी वजह से बारिशें होती है, उसका रीजन मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। वर्ड मॉनसून कम्स फ्रॉम द अरेबिक वर्ड। जो अरबी लोग थे उन्होंने मौसम वर्ड जिसका मतलब सीजन है उससे ये वर्ड जो है डिराइव किया गया। होता क्या था कि अरब के लोग जो है भारत आया करते थे, शिप पर आया करते थे, तो उन्हें पता चला कि जैसे ही सीजन बदलता है विंड्स की डायरेक्शन बदल जाती है। और उनके लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि विंड्स की डायरेक्शन बदल जाएगी तो विंड्स की डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, विंड्स के अगेंस्ट अगर शिप को मूव करेंगे तो हम नहीं पहुंचेंगे जल्दी। इसी वजह से उन्होंने देखा कि जैसे ही सीजन बदलता है विंड्स की डायरेक्शन बदल जाती है। तो जो विंड्स की डायरेक्शन बदलती है सीजन चेंज होने की वजह से उसे कहा जाता है मॉनसून। और मॉनसून का फायदा क्या है, इंडिया का क्लाइमेट बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है मॉनसून की वजह से। रेनफॉल कहां पर होगी, कितनी मात्रा में होगी, ये सब हमें पता चलता है मॉनसून से। अभी ध्यान देना, टाइप्स ऑफ मॉनसून। भारत के अंदर 2 मॉनसून पढ़ने जरूरी है। पहला है साउथ वेस्ट मॉनसून, दूसरा है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून क्यों आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि होता क्या है, गर्मियों के अंदर लैंड जो है जल्दी गर्म हो जाता है। जब लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा, जो चीज जल्दी गर्म होगी वहां पर बनेगा लो प्रेशर। आसपास हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, इंडियन ओशियन है। तो यहां पर बन जाता है हाई प्रेशर, यहां पर बन जाता है हाई प्रेशर। और जो विंड्स है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। और विंड्स कभी भी सीधा मूव नहीं करती, हमेशा रोटेट हो रही है। अर्थ तो थोड़ा सा रोटेट होते हुए कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से ही मूव करेंगी। तो जब हाई प्रेशर बन जाता है इंडिया के अराउंड और इंडिया का लैंड मास गर्म हो जाता है, यहां पर बनता है लो प्रेशर, तो हवाएं जो है भारत के लैंड मास की तरफ आती है। कहां से, साउथ वेस्ट से। तो जब साउथ वेस्ट वाली डायरेक्शन, जैसे ये देखो, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है साउथ, ये है वेस्ट, तो साउथ ईस्ट वाली डायरेक्शन ये, जब विंड इस वाली डायरेक्शन से आती है भारत की तरफ और ये रास्ते में समुद्र से पानी उठाकर ले आती है विंड्स अपने साथ में, जिसकी वजह से भारत के अंदर होती है रेनफॉल। अभी आप यहां पर देखिए, साउथ वेस्ट मॉनसून का मैकेनिज्म लिखा है, वही चीज है जो मैंने लेमन टर्म्स में आपको समझाई है। लैंड हीट्स अप फास्टर देन द सी, बताया मैंने, लैंड की प्रॉपर्टी है। लो प्रेशर डेवलप्स, कहां लो प्रेशर होगा, जहां पर जो चीज जल्दी गर्म होगी लैंड के ऊपर। सराउंडिंग ओशियन रिमेन रिलेटिवली कूलर, आसपास का जो समुद्र है वो कूलर होगा, वहां पर बनेगा हाई प्रेशर। मॉइस्ट विंड्स ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी ये विंड्स अपने साथ मॉइस्चर लेकर आ रही हैं। क्यों, क्योंकि ये नदी से चल रही हैं, सी से चल रही हैं। दीज विंड्स ब्रिंग हैवी रेनफॉल अक्रॉस इंडिया। अभी आप यहां पर देखिए, ये मैप दे रखा है, ये विंड्स की डायरेक्शन दे रखी है, ये सारी कहां से चल रही हैं, साउथ वेस्ट से चल रही हैं और भारत की तरफ आ रही है। इसे हम क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून कहते हैं। अब इस वाले डायग्राम से क्या पूछा जा सकता है, ये भारत का मैप है और अप्रोक्सीमेट डेट्स दे रखी हैं कि भारत में मॉनसून कब आता है। आप देखेंगे तो ये केरला वाली साइड है, 1 जून लिखा है, लेकिन यहां पर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यहां पर डेट दे रखी है 22 में। और इस मैप के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे पहले मॉनसून भारत में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वाली साइड आता है। अगर यूनियन टेरिटरीज को हटा दिया जाए, सिर्फ लैंड मास की बात करें, तो यहां पर आपको सबसे पहले मॉनसून देखने को मिलेगा, जो कि है आपका केरला राज्य। ये 2 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, ध्यान में रखना। अभी एक और चीज अब नोटिस करना, यहां से विंड्स है जारी, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, मेघालय के अंदर बहुत ज्यादा बारिश होती है। उसका रीजन आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि यहां से हवाएं चली,
यहां पर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, बहुत बड़ा समुंदर है। यहां से हवाओं ने पानी उठाया, पानी उठाकर ये नॉर्थ ईस्ट में फेंक देंगी। तो नॉर्थ ईस्ट में जो रेनफॉल होती है मेघालय के अंदर, चेरापूंजी के अंदर, मासिन रॉम के अंदर, वहां पर बहुत ज्यादा होती है। किसकी वजह से? साउथ वेस्ट मानसून की वजह से। सिंपल है, हवाएं जब चल रही हैं तो नदी के ऊपर से चल रही हैं, वहां से मॉइस्चर उठा रही हैं और फेंक रही हैं। इसी वजह से कोस्टल एरियाज में बारिश जो है जनरली ज्यादा होती है, नॉर्थ वेस्ट वाली साइड बारिश कम होती है क्योंकि आसपास समुद्र नहीं है। सिंपल। देन हम यहां पर देखते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। मैंने अभी मानसून की बेसिक डेफिनेशन क्या बताई? जैसे ही सीजन बदलेगा विंड्स की डायरेक्शन बदलेंगी। जैसे अभी मैंने बताया, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट वेस्ट। पहले हवाएं चल रही थी साउथ वेस्ट से, जिसे हमने कहा साउथ वेस्ट मानसून। लेकिन जैसे ही भारत के अंदर बारिशें हुई और मौसम बदला, तो भारत का लैंड मास अब उतना गर्म नहीं रहेगा, अब ठंडा हो जाएगा। अब लैंड की प्रॉपर्टी है कि जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो जैसे ही सीजन बदला, तो अब लैंड के ऊपर हाई प्रेशर बनेगा और समुद्र में लो प्रेशर बनेगा, जिसकी वजह से अब हवाएं जो है भारत से वापिस जाना शुरू कर देंगी। टाटा, हवाएं बोलेंगी टाटा बाय बाय, मैं आई भारत में, अब मैं भारत से वापस जा रही हूं, जिसे हम कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो जो हवाएं भारत के अंदर आई थी वही हवाएं अब भारत से वापस जाती हैं, जिसे नॉर्थ ईस्ट मानसून कहा जाता है। ध्यान देना, लैंड कूल्स फास्टर देन द सी। हाई प्रेशर जो है लैंड के ऊपर डेवलप हो जाएगा, यहां पर लो प्रेशर डेवलप होगा। अगर आप इस जगह से समझना चाहेंगे तो मैं समझा देता हूं। यहां से लैंड हो गया ठंडा, बारिशें हुई, सीजन भी बदल गया, गर्मियां चली गई, विंटर्स आने वाली है, तो अब लैंड जो है जल्दी ठंडा होगा, तो यहां पर हाई प्रेशर बनेगा। अब की बार यहां पर नीचे की तरफ लो प्रेशर बनेगा। जब यहां पर लो प्रेशर बना तो जो विंड्स पहले इधर से इधर जा रही थी अब वो चेंज कर लेंगी डायरेक्शन, और ये सीजन के साथ में जो डायरेक्शन चेंज हो रही है इसे ही मानसून कहेंगे। अभी कमाल की बात क्या है, नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से मोस्टली भारत के अंदर बारिश नहीं होती, और उसका रीजन आपको समझ में आ जाना चाहिए। जब इधर से हवाएं जा रही थी तो वो समुद्र से पानी उठा के जा रही थी, इसलिए भारत में बारिशें हो रही थी। अब जो हवा इधर से वापस आ रही है तो यहां तो कोई समुद्र नहीं है, तो इसी वजह से मोस्टली इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से बारिश नहीं होती, पर नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से बारिश होती है यहां पर। सोचो क्यों होती होंगी? क्योंकि यहां से जो हवाएं आ रही हैं ये समुद्र को क्रॉस कर रही हैं, ये बे ऑफ बंगाल को क्रॉस कर रही हैं। बे ऑफ बंगाल से ये हवाएं जो हैं पानी उठाएंगी। यहां से ये जो हवाएं वापस जा रही हैं टाटा बाय बाय इंडिया को बोल के, रास्ते में इनको तमिलनाडु मिलेगा, रास्ते में आंध्र प्रदेश मिलेगा, रास्ते में इनको कर्नाटका मिलेगा। तो यहां पर नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से सदर्न स्टेट्स के अंदर बारिश होती है, और यही रीजन है, पूछा जाता है कि चेन्नई के अंदर फ्लड्स जो हैं नवंबर के अंदर ही क्यों आते हैं? आप कहेंगे जब मानसून टाटा बाय बाय बोलकर वापस जा रहा होता है तब बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करते ही वो सामने आ जाता है चेन्नई। तो इसी वजह से अगर कभी चेन्नई में बहुत ज्यादा बारिशें हो जाए नवंबर दिसंबर के अंदर, तो वहां पर फ्लड आपको देखने को मिलता है। कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। विंड्स जो है लैंड से सी की तरफ जा रही है। आफ्टर क्रॉसिंग बे ऑफ बंगाल these winds become moisture and cause rainfall over the southern east साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। यानी कि इन स्टेट्स में आपको बारिश देखने को मिलेगी नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से। इंपॉर्टेंस क्या है मानसून की? देखो, फार्मर्स को बारिश चाहिए होती है एप्रोप्रिएट, ना बहुत ज्यादा ना बहुत ज्यादा कम, जिस तरह की फसल है क्रॉप है उसके अकॉर्डिंग। तो एग्रीकल्चर जो है, क्रॉप प्रोडक्शन जो है, अगर मानसून अच्छा रहेगा तो अच्छी होगी। रिवर्स के अंदर पानी दोबारा से भरेगा, रिवर्स का जो क्या कहते हैं रेनफॉल का ही पानी है वो ग्राउंड वाटर के अंदर भी जाता है, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हो जाएगा, कुओं के अंदर पानी जाएगा, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज के लिए पानी चाहिए होता है वो मिल जाता है। इन्फ्लुएंसेस ट्रांसपोर्ट, फेस्टिवल्स एंड एम्प्लॉयमेंट। भारत के अंदर मानसून के ऊपर बहुत सारी चीजें जो हैं डिपेंडेंट है। अगर फसल ही अच्छी नहीं होगी तो फार्मर्स कुछ उगा नहीं पाएंगे, कीमतें ऊपर जाएंगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी इंपैक्ट होती है। तो सारी चीजें आपस में कनेक्टेड रहती है। इरेगुलर मानसून का इंपैक्ट, ज्यादा रेनफॉल हो गई तो फ्लड्स आएंगे, कम रेनफॉल हुई तो ड्रॉट जैसी सिचुएशन देखने को मिलेगी। क्लाइमेट चेंज, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, हम वेदर चेंज की बात नहीं करते, हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। और क्लाइमेट क्या होता है? किसी भी जगह की एवरेज वेदरिक कंडीशंस 30 ईयर से ज्यादा का जब एवरेज हम लेते हैं उसे हम कहते हैं क्लाइमेट। और अगर उसमें कोई बदलाव आ रहा है किसकी वजह से? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, उसे हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। सिंपल, क्लाइमेट चेंज रेफर टू द लॉन्ग टर्म चेंजेस इन वेदर पैटर्न्स। वेदर पैटर्न्स कौन से? मैंने आपको बताया टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो डिसाइड करती हैं किसी जगह का वेदर और क्लाइमेट कैसा होगा।
अगर टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड इनके अंदर कोई चेंज आ रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, उसे हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण है फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स जो हम बर्न करते हैं उसमें से गैसेज निकलती हैं, डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ काट रहे हैं, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, ग्रीन हाउस गैसेज का इंक्रीज हो रहा है। ये सारे कारण है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल रहा है, मौसम में बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। अभी ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी होती है ये आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर। देखो ये ग्रीन हाउस गैसेज क्यों है? मैंने आपको कहा था सन से हीट आई, अर्थ जो है गर्म हुई। अब अर्थ जब गर्म होती है तो वो अपनी हीट वापस भेजती है एटमॉस्फेयर को, जिससे एटमॉस्फेयर जो है गर्म होता है। वो सारी की सारी हीट एस्केप नहीं हो पाती हमारे एटमॉस्फेयर से, सारी की सारी हीट जो है स्पेस में नहीं जा पाती। अभी एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अब्सॉर्ब कर लेते हैं हीट को, उन्हें ही हम ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर है। और इनका यूज सही भी है। अगर एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस गैसेज बिल्कुल नहीं होती तो जो हमारा अर्थ है वो बहुत ज्यादा जल्दी ठंडा हो जाता। जो हीट दिन में ट्रैप हुई थी वो सारी की सारी स्पेस में चली जाती। पर हो क्या रहा है कि एक मात्रा से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर अगर एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो हीट ज्यादा ट्रैप होगी, जिससे होगा क्या? ग्लेशियर्स मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे, सी लेवल जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा, फ्लड, ड्रॉट ये लगातार आने शुरू हो जाएंगे, ग्लोबल टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड लाइवलीहुड पर भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा। इसी वजह से हम सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए और इसके लिए एक टर्म है कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड की बात की, कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं। सम टोटल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज जो हम रिलीज कर रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, उसे कहा जाता है कार्बन फुटप्रिंट। तो कार्बन फुटप्रिंट हमें अपना कम करना है। कैसे कम कर सकते हैं? पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाओ, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स का कम यूज करो, पेट्रोल डीजल का कम यूज करो, साइकिल पे जाओ, पैदल जाओ, इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज करो, सेव इलेक्ट्रिसिटी, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वाटर का वाइजली यूज करो, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाओ, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, प्लास्टिक का यूज ना करो, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल एंड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज किया जाए। कार्बन फुटप्रिंट वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। देन लास्ट में केस स्टडी दे रखी है, मैं पंजाब से ही आता हूं और पंजाब में फ्लड्स आए थे 2025 में और ये बहुत ज्यादा भयंकर फ्लड्स थे। हमने यहां पर ग्राउंड लेवल पर कंडीशन देखी है। फ्लड्स इतने ज्यादा थे, मतलब कि इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है कि लोगों के घर तबाह हो गए, लोगों की फसलें तबाह हो गई, उनके पास में रहने के लिए कुछ नहीं था। इनफैक्ट उस पानी से बाहर वो आएंगे या नहीं आएंगे वो भी उनको नहीं पता था। ठीक है, तो बहुत बुरे हालात थे 2025 के अंदर। जिन्होंने फ्लड लाइक कंडीशन पास से देखी होती है ना, उन्हें ही पता होता है। जो बिल्कुल सिटीज में थे हो सकता है उन्हें ना पता हो, लेकिन जो विलेजेस के आसपास थे या जो ग्राउंड के ऊपर गए हैं, मैंने खुद देखा है 2-2 स्टोरीज की बिल्डिंग बिल्कुल ध्वस्त हो गई फ्लड की वजह से, बिल्कुल ध्वस्त, लोगों के घर बार चले गए, बहुत नुकसान हुआ है, हैवी डैमेज। अभी यहां पर जो केस स्टडी दे रखी है इसके अंदर एनसीईआरटी ये कहना चाहती है, आपको ये पता होना चाहिए कि पंजाब के अंदर फ्लड क्यों आए। 2 कारण है मेन, एक तो नेचुरल कारण है और दूसरा ह्यूमन मेड रीजंस है। तो नेचुरल रीजंस भी पढ़ेंगे और ह्यूमन मेड रीजंस भी पढ़ेंगे। पंजाब में फ्लड आए कब आए? हैवी मॉनसून रेनफॉल की वजह से। जैसे मैंने आपको कहा कि साउथ वेस्ट मॉनसून जो है हमारा, उसकी वजह से भारत में रेनफॉल होती है, तो बारिशें बहुत ज्यादा ही हो गई। जब बहुत ज्यादा हो गई तो उसकी वजह से फ्लड आए। पंजाब के अंदर रिवर्स कौन सी है? सतलुज है, ब्यास है, रावी है, घग्गर है, वो सारी ओवरफ्लो कर गई। फ्लड्स ने इफेक्ट किया विलेजेस को, एग्रीकल्चरल लैंड, हाउसेज, रोड, ब्रिजेस। ठीक है, मेजर इंपैक्ट्स, इकोनॉमिक लॉस बहुत ज्यादा हुआ, सरकार को भी, लोगों को भी, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल लाइफ नहीं थी जब तक फ्लड्स थे, उसके बाद भी बहुत ज्यादा टाइम लगा। पानी जब वापस रिट्रीट हुआ, वापस गया, और इनफैक्ट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी पंजाब का दौरा किया था ये चेक करने के लिए कि फ्लड लाइक सिचुएशन क्या चल रही है पंजाब के अंदर। एनवायरमेंटल डैमेज हुआ। देन कॉजेज ऑफ पंजाब फ्लड्स, नेचुरल कॉज क्या थे? नेचुरल कॉज ये थे कि देखो भाई, ऑलरेडी पानी रिवर्स में बहुत ज्यादा था। पंजाब के ऊपर जो है हिमाचल है, हिमाचल थोड़ा माउंटेन वाला रीजन है, तो हिमाचल का जितना पानी है वो अल्टीमेटली पंजाब में आता है। तो हिमाचल वाली साइड ऑलरेडी बहुत बारिश हो चुकी थी, अब वो सारा पानी ऑलरेडी रिवर्स में आ रहा था। इसी बीच पंजाब में भी बहुत ज्यादा बारिश हो गई, तो रिवर्स जो है वो ओवर फ्लडेड हो गई और पंजाब में फ्लड आ गया। ये मेजर रीजन था। और दूसरा रीजन था वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होती है? मेडिटेरेनियन सी की वजह से जो हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, उधर कई बार ज्यादा रेनफॉल हो जाती है, एटमॉस्फेयर की डिस्टर्बेंसेस होती है,
मेडिटेरेनियन सी की वजह से, उसकी वजह से भी रेनफॉल ज्यादा हुई। ओवरफ्लो ऑफ दी सतलुज, ब्यास, रवि, घग्गर रिवर्स, पंजाब की ये जो रिवर्स है ओवर फ्लडेड हो गई। एडिशनल रन ऑफ फ्रॉम हिल्स इंटेंसिफाइड फ्लडिंग, जैसे मैंने बताया हिमाचल से बहुत ज्यादा पानी ऑलरेडी आ रहा था क्योंकि वहां भी बहुत ज्यादा बारिश हुई, तो हमारी रिवर जो है ओवर फ्लडेड हो गए। ह्यूमन मेड कॉजेज क्या थे? ह्यूमन मेड कॉजेज वीक एंड ओल्ड रिवर एम्बैंकमेंट्स, दूसरी बंद बोलते हैं जिसे, यानी कि रिवर का पानी बाहर ना जा सके तो एम्बैंकमेंट जो है बनाई गई होती है, लेकिन वो पुरानी हो चुकी थी, उन्हें रिपेयर नहीं किया गया, ओल्ड थी, उन्हें तोड़ तोड़कर पानी जो है बाहर आ गया। दूसरा रीजन ऐसा पाया गया कि आसपास लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन भी कर रखी थी, यानी कि रिवर के आसपास आप हाउसेज नहीं बना सकते, ठीक है, परमिशन लेनी पड़ती है। तो सरकार की भी उसमें गलती हो सकती है, उन्होंने अपने फायदे के लिए ऐसा किया, लोगों की भी गलती हो सकती है। तो यहां पर उन्होंने हाउसेज और फॉर्म्स जो है रिवर्स के काफी पास में इलीगली बनाए हुए थे। तीसरा, सिल्ट अकमुलेशन रिड्यूस्ड रिवर एंड डैम कैपेसिटी। सिल्ट अकमुलेशन यानी कि रेत, बजरी, मिट्टी, ऐसी चीजें जो है ऑलरेडी रिवर के अंदर थी, रिवर की सफाई नहीं हो रखी थी। जब रिवर की सफाई नहीं होगी तो रिवर की कैपेसिटी पानी होल्ड करने की कम हो जाएगी और पानी ओवरफ्लो करके बाहर आ जाएगा। पंजाब सरकार ने थोड़ी डिलेड वार्निंग्स दी, उन्हें भी पता नहीं था कि फ्लड जो है इस मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन कर देगा। थोड़ी पहले अगर वार्निंग मिली होती तो लोग बाहर से निकल जाते, लोगों की लाइफ बच जाती, नुकसान जो है बच जाता। लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस, ह्यूमन रीजन, यानी कि पहले से प्रिपेयर्ड नहीं थे। इफेक्ट्स क्या हुए? लोगों की जिंदगी चली गई, लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े, एग्रीकल्चरल डैमेज जो है बहुत ज्यादा हुआ, फसलों की तबाही बहुत ज्यादा हुई, लाइफ स्टॉक लॉस, हम अगर एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं लेकिन जो जानवर हैं वो नहीं जा पाते, उनका बहुत ज्यादा नुकसान यहां पर हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ, हेल्थ हैजर्ड्स हमें देखने को मिले। जब पानी ऐसे खड़ा रहेगा तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा बीमारियां भी हमें देखने को मिलती हैं, वाटर बॉर्न डिजीजेस भी हमें देखने को मिलती हैं। तो ये आपका टॉपिक था एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो पूछ लेना। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ।